तो ऐसा पॉसिबल है मैं 10,000 से 10 करोड़ कमा लूँ? 25,000 से मैं उसे 7, 8, 9, 10 लाख 12 लाख पता नहीं, मैंने दिखाया भी हुआ एक वीडियो में। तो मैं काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट करने लग गया था। ये लोग बहुत तगड़ा कर रहे हैं, तो ऐसा करना है लाइफ में। एफडी कराओगे तो 2.5-3 साल में मिलेगा पैसा। रिटर्न कैलकुलेट करोगे और इसे बैक टू बैक करने लग जाओगे तो कंपाउंडिंग से तो आप राजा बन सकते हो। जो मैं दिखाऊंगा लोगों को भी होश उड़ेंगे थोड़े से ना, जो लोगों को पता ही नहीं है ट्रेडिंग के बारे में, उसे दिखाने में और बताने में मज़ा बहुत आएगा। आज क्लियर हो जाएगा। नहीं, काफ़ी सारी चीज़ें एक दिन में नहीं सीख सकते। अमीर आदमी गरीब आदमी को अपने साथ नहीं बैठा, वो बिठाना पसंद नहीं करता। उसे थोड़ी देर में ना खुजली होने लगती है कि यार ये चला गया। पुष्कर राज ठाकुर, भाई बड़ा दमदार नाम है आपका। थैंक्स टू माय मम्मी पापा। उन्हें पहले से पता था कि लड़का बड़ा होकर कुछ धमाकेदार करने वाला है, तो इसलिए थोड़ा ऐसा नाम दिया? आई हैव नो आइडिया यार। एक्सपेक्टेशन सारे माँ बाप को होती है, मेरे भी बच्चे हैं 2, तो मेरे को भी एक्सपेक्टेशन है शायद वो आगे करके बहुत अच्छा कुछ करेंगे लाइफ में। नहीं मतलब एक नाम में दम होना एक अलग चीज़ है। जैसे मेरा नाम मनीष हो गया यार, सुनने में थोड़ा ना वो पावर आती नहीं, नाम से ही एक हो जाए ना कि पुष्कर राज ठाकुर। भाई ऐसे तो रोहित नाम से भी नहीं आती, बट रोहित शर्मा से तो आती है ना। ये फिर मनीष शर्मा से भी नाम आती तो है। मतलब मुझे बनाना पड़ता है, नाम बनाना पड़ता है भाई। ये भी बहुत पते की बात कही आपने। पुष्कर भाई, मेरे को आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे दिमाग में, लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि कंसीडर मी एज अ 3-year-old चाइल्ड। मैं आपसे कोई भी स्टूपिड सवाल कर सकता हूँ क्योंकि मेरे को आपकी लाइन के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पता है, तो उसका बुरा मत मानना। आप जो जवाब दे सको उसका दे देना, नहीं तो कोई बात नहीं जी। शुरू करते हैं कि आप यूट्यूब पे कैसे आए भाई? सबसे पहले तो कब बने यूट्यूबर आप? यार मैं ना कैफ़े कॉफ़ी डे में बैठा था और कैफ़े कॉफ़ी डे में मैं किसी से बात कर रहा था, तो शायद मैं अच्छा बोलता हूँगा, तो साइड में कोई कॉफ़ी पी रहा था। कैफ़े कॉफ़ी डे में ना पास ही होती हैं चेयर्स, अगर आप देखोगे ना, तो अगर मैं जिस लहजे में अभी बात कर रहा हूँ तो बगल वाले को सब कुछ साफ सुनाई देगा। आप समझ रहे हो? तो कोई म्यूज़िक तो चल नहीं रहा होता, तो उन्हें मेरी पूरी बात सुनाई दे रही थी। वो अकेले बैठ के कॉफ़ी पी रहे थे, एक सज्जन थे वहाँ पर, और मैं किसी से बात कर रहा था। मैं 1 घंटे तक बात करता रहा। फ़ोन पे? नहीं, सामने किसी से। अच्छा, 1-on-1 मैं बात कर रहा था। ओके। तो जब 1 घंटा के बाद वो शख्स चले गए, मैं भी जाने वाला था, तो उन्होंने बोला एक्सक्यूज़ मी। मैंने कहा जी। तो फिर उन्होंने बोला कि आप काफ़ी अच्छा बोलते हो, आप यूट्यूब पे वीडियो क्यों नहीं बनाते? आउट ऑफ नो वेयर मैंने कहा ये क्या बोल रहा है बंदा। तो मैं उनके साथ थोड़ी देर बैठा, उन्होंने कहा बैठो आप। तो फिर वो मुझे घर ले गए अपने सीधा डायरेक्ट, और सोचो मैं किसी अजनबी के साथ पहले ही दिन उनके घर चला गया। क्या बात कर रहे हो? तो ऐसा कुछ था। तो मैं उनके जब घर गया तो उन्होंने बोला कि वो एक यूट्यूबर है। मैंने कहा आप क्या कंटेंट बनाते हो? हाँ। तो कह रहे मेरे 2 चैनल हैं। उन्होंने अपने चैनल दिखाए मुझे, तो वो उनके जो चैनल थे उसमें फेस नहीं था। उन्होंने कहा कि मैंने गाँव का एक लड़का रखा हुआ है, गाँव का। कह रहे मुझे गाँव का लड़का चाहिए जिसकी गाँव वाली आवाज़ हो, और वो बहुत पढ़े लिखे, उनकी फैमिली बहुत अच्छी जगह पे रह रही है, बहुत पॉश एरिया में रह रही है, बच्चे इंग्लिश में बात करते हैं, वो इंग्लिश में बात करते हैं, मतलब बहुत अच्छा एक्सेंट है, सब कुछ बहुत बढ़िया, वेल ऑफ फैमिली। जो उन्होंने कंटेंट दिखाया तो कंटेंट था इस अमावस्या में धन कैसे प्राप्त करें, नींबू मिर्ची के टोटके, तो इस तरीके का कंटेंट। उनके 2 चैनल थे। अच्छा। तो उन्होंने मुझे कुछ अपना रेवेन्यू दिखाया, मुझे एग्जैक्टली तो भी याद नहीं, बट शायद पता नहीं दिन के 5,000 10,000, मतलब महीने के लाखों में आ रहे थे कुछ पैसे। एग्जैक्टली याद नहीं है मुझे, बट उसका 4 लाख रुपए हो। मैंने कहा इतने पैसे आते हैं महीने के 4 लाख? हाँ, जो भी था, मतलब अब एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है मुझे, बट लाखों में पैसे थे। तो मैंने कहा ये क्या बना रहे हो आप? मतलब एज अ एजुकेटेड पर्सन मैं और आप ये कंटेंट तो नहीं देखेंगे। तो कह रहा है भाई तुम्हारे लिए है भी नहीं। कह रहा है ये इंडिया के लिए है, इंडिया यही देखता है। बिल्कुल। मतलब आज आप अपनी या मेरी मम्मी की बात करो, तो मेरी मम्मी एक्चुअल में फेसबुक पे, वो फेसबुक चलाती है, इंस्टाग्राम नहीं चलाती, वो फेसबुक चलाती है। तो फेसबुक पे रोज कुछ ना कुछ पढ़ के आ जाएंगी। आज भगवान को ये वाला फूल दूंगी, आज ये वाली पूजा करूंगी, ये वाला फास्ट रखना है तुम्हें। बिल्कुल। तो वो कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो कह रहे इंडिया यही देखता है। ऑल्दो बाद में यूट्यूब ने इस तरीके का कंटेंट बैन कर दिया था। अच्छा। बाद में, अभी नहीं चलता। अभी आप देखोगे ना, तब ऐसी वीडियोस में मिलियंस में व्यूज जाते थे। अभी भी आते हैं, अभी भी मैंने देखे हैं। तो अब होंगे, बट वो तो बिल्कुल ऐसा था। उसने क्या किया, बिल्कुल देसी आवाज में कोई बात कर रहा है। आइए दोस्तों समझते हैं इस अमावस्या पे आपको इतने धन की कैसे प्राप्ति होगी। आपको मंगलवार को लाल कपड़े में, मतलब बिल्कुल मैं तो बोल भी नहीं पाऊंगा। तो वो पता नहीं कैसे बात कर रहा था, और मैंने जो वीडियो देखी मैंने कहा यार क्या खर्चा आता है आपका इसका, ये क्या है, मतलब व्हाट इज दिस। तो कह रहा वो मत सोच तू, पॉइंट इज दिस, तू अच्छा बोलता है,
तू भी वीडियो बना सकता है, हम्म, तो मैंने इसलिए तुझे बोला कि तुझे वीडियो बनाना आता है, मतलब तुझे बोलना आता है, तो तू वीडियो बना सकता है। और जिस तरीके से मैं समझ रहा था, तो तू बता तू किस फील्ड के ऊपर वीडियो बना सकता है। तो मैंने कहा यार मैं उस टाइम पे ना ट्यूशन पढ़ाता था, ट्यूशन पढ़ाने का कई सारे काम और भी करता था। आई वाज इन सेल्स एट दैट टाइम, बट मैं उससे पहले ट्यूशन्स पढ़ाता था, घर घर जाके भी पढ़ाए हुए मैंने, कोचिंग क्लासेस में भी ट्यूशन पढ़ाता था। तो मैं बेसिकली इंग्लिश और कम्युनिकेशन स्किल्स, स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये सब की क्लासेस लेता था छोटे बच्चों की। तो ये जब मैं क्लासेस लेता था तो उन्होंने बोला कि भाई यही सिखाना, अगर तुझे कम्युनिकेशन स्किल्स पे बात करना आता है, हाँ, तो कितने लोगों को सीखना होगा कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर तुझे मोटिवेशनल वीडियोस बनाना आता है, तू मोटिवेशनल स्टोरीज पे बात कर सकता है, शेयर कर सकता है स्टोरीज, तो यही कर। तो मैंने शुरुआत करी मोटिवेशनल वीडियो से, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की वीडियो से, कॉन्फिडेंस के ऊपर, हाउ टू अट्रैक्ट पीपल, तो उस तरीके की ड्रेसिंग सेंस क्या होना चाहिए, इस तरीके से बात करी। अब प्रॉब्लम क्या थी, अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखोगे तो मैं इस तरीके से बात नहीं करता था जैसे अभी कर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे पसंद कैसे किया था कि जिस तरीके से मैं बात करता हूँ, बट उन्होंने फिर है ना मुझे बोलना सिखाया अपने अकॉर्डिंग। अच्छा, तो उनके अकॉर्डिंग बोलने में ना एक फेकनेस आती थी, मेरे को ऐसा लगता है। जैसे उन्होंने बोला अगर आप लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो ये 3 तरीके से, समझ रहे हो? हाँ, तो उन्होंने ये वाली चीज सिखाई जो जैसे टेलीविजन पे ऐड में चलती है ना, वो चलती भी नहीं होगी, वो तो मतलब दूरदर्शन के टाइम की चीजें सिखा रहे थे मुझे। तो उन्होंने मुझे उन्होंने अपना पूरा किया कि पुष्कर इस तरीके से बोल, बट उसमें नेचुरलपन खत्म हो गया पूरा। तो मैंने काफी टाइम तक तो जैसे उन्होंने गाइड किया मैंने किया। हमने साथ में सोचा कि कल को एक हम ये चैनल बना रहे हैं, तो मैंने उनके साथ कई सारे चैनल्स भी ट्राई करे। मतलब क्या था, मतलब मेरा जो माइंडसेट है वो एक तो एंटरप्रेन्योर वाला माइंडसेट है ना। मेरा माइंडसेट तो ये था ही नहीं स्टार्टिंग से कि सिर्फ मुझे ही वीडियो बना के पैसे कमाने हैं। अब आप फील्ड बोलो, मैंने सारी फील्ड ट्राई करी है। मैंने उनके साथ उनके साथ चला नहीं काम, मैंने उनके साथ कुछ टाइम काम किया होगा। तो उनके साथ हमने शायद 5-6 यूट्यूब चैनल्स खोले थे। अच्छा, एक हमने कवर सॉन्ग्स का यूट्यूब चैनल खोला, एक हमने मेकअप का यूट्यूब चैनल खोला, फूड के 2 चैनल खोले। तो हमने बहुत सारे काम करे उनके साथ, और वीडियोस चली, ऐसा नहीं चली। उनसे मुझे आइडिया मिला, तो मैंने बाद में अपना एक गुड़गांव में आके एक प्रोडक्शन कंपनी बनाई थी, ड्रीम फायर प्रोडक्शंस के नाम से, और उसमें मैंने कार्टून्स भी बनाए। मतलब एनिमेटर्स हायर करे, फ्रीलांसिंग पे भी काम कराया, प्रोडक्शन हाउसेस से काम कराया, एक थोड़ी इन्वेस्टमेंट भी हमने रेस करी। तो मैंने बहुत काम किया उसमें, और कुछ चला कुछ नहीं चला। तो उस टाइम पे ना किड्स पे बहुत अच्छा रेवेन्यू आता था। मतलब यूट्यूब की ना ऐसे वेव्स रही हैं बहुत सारी, जो कई सारे लोगों को पता नहीं होंगी। एक टाइम पर, अभी भी आज भी यूट्यूब में किड्स को कोई बीट नहीं कर सकता। किड्स की जो वीडियोस होती हैं उन पे जो व्यूज है ना, जैसे बेबी शार्क है, बेबी शार्क डू डू डू, अब ये क्या है, कुछ नहीं, गाना है ना एक बेबी बच्चों का। आप जरा व्यूज देखो उस पे, आप पागल हो जाओगे। मिलियन नहीं, बिलियंस। तो मिलियन तो हम आप की और मेरी बात होगी, बिलियंस में व्यूज हैं। तो हमने बच्चों के लिए भी कंटेंट बनाया और ट्राई किया कि चलें, कई चीज़ें चली कई नहीं चली, और मतलब मैं काम करता गया। तो ऐसा नहीं था कि मैं रुका, मतलब जो चीज़ चल रही है ठीक है, जो नहीं चल रही कोई बात नहीं, जस्ट कीप ऑन डूइंग। सो मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ भी आइडिया शेयर किया, हमने फ्रेंड्स के साथ मिलकर भी यूट्यूब चैनल चलाया, आज भी वो चला रहे हैं। तो मॉरल स्टोरीज इस तरीके के बहुत चैनल अभी भी चल रहे होंगे, बट अब क्या है कि उसमें मेरा कोई इंटरफेयर है नहीं, मतलब मैं ध्यान नहीं देता। बट हुआ क्या, क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल पिक हो गया था थोड़ा सा, तो उन पे ध्यान कम हो गया मेरा। ओके, तो जो मेरे साथ के लोग थे, फिर मैंने कहा तुम ही संभाल लो, क्योंकि मैं अब क्योंकि देखना होता है क्या वीडियो बन रही है, एनिमेशन में खर्चा आता है, तो आपको टाइम देना पड़ता है। ठीक है, तो मैंने मल्टीपल मोटिवेशनल चैनल, एजुकेशनल चैनल, बहुत तरीके के चैनल्स, आज भी मतलब हमारे पास 30-40 चैनल्स होंगे, छोटे मोटे, मतलब हर तरीके के। और इट इज़ नॉट अबाउट कि मैं उसमें पर्सनली इन्वॉल्व हूँ, मेरे लिए वो पैसिव है बिल्कुल। बट वो कोई भी अभी ऐसा नहीं कि बहुत सारे बड़े बड़े हो गए, बट ठीक ठाक सब कुछ है, कुछ चलते हैं कुछ नहीं चलते। सो मेरा उस पर 0 इनपुट है। सो भाई मेरी जर्नी में क्या हुआ कि फिर अल्टीमेटली क्या होता है ना, एक रूल होता है परीटो प्रिंसिपल। परीटो प्रिंसिपल होता है 80-20 रूल। आपको 80% प्रोडक्टिविटी आपके 20% काम से आती है। आपको 80% रिजल्ट्स 20% काम से मिलते हैं किसी भी फील्ड में। आप आज फिटनेस पे ध्यान दे रहे हो, तो आपकी ओवरऑल फिटनेस में जो 80% रिजल्ट है वो आपके से 20% काम से आ रहे होंगे। वो 20% काम के आपको पता होंगे। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसका 80% रेवेन्यू 20% क्लाइंट से आ रहा होता है। तो मेरे लिए भी यही था, मैं
100% टाइम दे रहा हूँ, बट मेरे 80% रिजल्ट मेरे 20% चीज़ से आ रहे थे, वो था मेरा अपना चैनल। तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि अल्टीमेटली मैं जो भी काम कर रहा हूँ उसमें मेरा जो चैनल है उसमें पोटेंशियल है। मैंने क्या किया था, मैंने 2-3 सीरीज़ बनाई थी। एक बनाई थी द डिज़ाइन ऑफ माई लाइफ। वो क्या था, मैंने अपने घर से सिर्फ ऑडियो रिकॉर्ड करी थी 15 दिन की। तो मुझे आज भी अगर वो प्लेलिस्ट कोई देखेगा जाके तो देखेगा कि भाई उसमें बहुत शानदार कमेंट्स हैं, मतलब बहुत बढ़िया, लोगों को पसंद आया। फिर मैंने एक 40 दिन की एक सीरीज़ बनाई, प्लेलिस्ट बनाई। मैंने सीरीज़ बहुत बनाई है। तो मैंने एक द लास्ट कोर्स फॉर योर बेस्ट लाइफ बनाया। तो जितना मुझे आता था ना लाइफ में सब कुछ, मैंने उन 40 दिनों में सिखाने की कोशिश करी। उसी के ऊपर बाद में बुक लिख दी, द बेस्ट बुक फॉर योर बेस्ट लाइफ, द लास्ट बुक फॉर योर बेस्ट लाइफ। तो जो मेरी सीरीज़ थी, इससे एकदम से अट्रैक्शन बिल्ड हो गया, मतलब सब्सक्राइबर बूस्ट हो गए। तो जब सब्सक्राइबर्स गेन हुए तो फिर मैंने हर तरीके का कंटेंट ट्राई किया कि किस पे लोगों का एंगेजमेंट मेरे साथ सबसे अच्छा है। मोटिवेशनल वीडियोस पर है, मैंने डेली मोजो करके मोटिवेशनल स्टोरीज पर भी काम किया। फिर मैंने कभी फाइनेंस की बात करी, देखा फाइनेंस पे एकदम से हिट ज़्यादा आ रहा है, एंगेजमेंट ज़्यादा आ रहा है। मतलब लोगों को पैसा कमाना, फाइनेंशियल बातें, इन्वेस्टिंग सीखने में इंटरेस्ट है। और कमाल की बात क्या है कि मैं बस उतना ही सिखा सकता हूँ जितना मुझे आता है, उससे ऊपर तो मैं सिखा नहीं सकता। तो मैं खुद एक बिगनर था, तो बिगनर से कनेक्ट होता गया। मतलब जो मैं कर रहा था वो मैं सिखाता गया, मतलब एग्जैक्टली सेम। अगर कोई मेरा यूट्यूब चैनल देखेगा तो उसे दिखेगा कि भाई हाँ, मतलब जो आज से 4 साल पहले की वीडियो है और आज की वीडियो है, तो लोगों की भी मेरे साथ ग्रोथ हुई होगी। मतलब लर्निंग कर्व मेरा फास्ट है तो लोगों का भी फास्ट है। जो मैं सीखता गया मैं सिखाता गया। जो मुझे लगा यार ये चीज़ रिजल्ट दे रही है, ये चीज़ अच्छी है। अब मैंने तो मेरा कोई कोच तो था नहीं, मैंने किसी से सीखा तो था नहीं, तो कर करके सीखा। इन्वेस्टमेंट करी, रिटर्न आई, अच्छा रिटर्न ऐसे आती है। जब विड्रॉ करा तो पता लगा ये चार्ज कटते हैं। फिर पता लगा म्यूचुअल फंड से फ़ायदा, इससे में स्टॉक्स में ज़्यादा हो सकता है। स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया तो देखा ये सब हो सकता है। फिर देखा यार इन दोनों से बेटर ETF है। फिर ETF को प्लेज कर सकते हैं, प्लेज करके ट्रेड कर सकते हैं। बट ट्रेडिंग कैसे करें, लॉस हो सकता है। ट्रेडिंग कितने तरीके की होती है, क्या होता है, करके देखा। तो कर करके सीखते चले गए। अब करके सीखने में ना बहुत मज़ा आता है, क्योंकि आप गलती तो करोगे, बट जो आप करके सीखोगे ना, जैसे आप पानी में उतर के स्विमिंग करना सीखोगे, वो आप किताब पढ़ के नहीं सीख सकते। सो मेरा अभी तक का यही रहा है, जो मेरी शॉर्ट जर्नी है वो ये है। मतलब मुझे पता भी नहीं होता कि मैं कितनी फास्ट फेल होता हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ें ट्राई करता हूँ, आई फेल ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे। कुछ ना कुछ नया ट्राई करना है, मतलब एक वो है कि करना है, मतलब कुछ करना है। उससे क्या होगा, इट डजेंट मैटर। ठीक है, तो नया नया कुछ ना कुछ करते जाओ एंड यू सी कि क्या चीज़ चल रही है। तो परीटो प्रिंसिपल, किससे रिजल्ट आ रहे हैं उसकी तरफ फोकस करो, जिससे रिजल्ट आ रहे हैं वो बढ़िया है। फिर यूट्यूब आपने कौन से ईयर में स्टार्ट किया था? और भाई ईयर याद नहीं है, बट 2019 में मेरी शादी हुई है, तो तकरीबन उससे 3 साल पहले मेरे हिसाब से कुछ ऐसा 2016 मान लो। 2016 में मे बी यस। और आपने जो अपना उससे पहले भी मैंने कोई वीडियोस डाली होंगी, हाँ। बट उसके बाद मतलब 2016-17 से मैं एक्टिव हो गया हूँगा, मतलब ऐसा मुझे लगता है। चैनल तो पता नहीं 10 साल पहले बना दिया हो, याद नहीं है। तो आपने आज तक की आपकी जो, अच्छा एक चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग जो मैंने आपके बारे में देखी जब मैं आपके बारे में पूरा रिसर्च कर रहा था, कि मैं नेटवर्थ चेक कर रहा था कि पुष्कर राज ठाकुर नेटवर्थ, तो बड़ा ही मेरे को कंफ्यूज कर दिया गूगल ने, कि कहीं पे दिखा रखा है कि 50 करोड़, कहीं पे दिखा रखा है कि 1500 करोड़, तो अलग अलग आ रही है। तो मैंने कहा पूछ ही लूंगा डायरेक्ट कि भाई मिनिमम 50 करोड़, इससे कम तो नहीं आई कहीं भी। सबसे कम 50 करोड़ ही आ रही थी। भाई देखो ये यहाँ पर क्या है कि इट इज़ लाइक जैसा आपको मानना है मान लो, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता भाई। अब एक लिमिट के बाद वो पैसा गिनने का वो नहीं रहता। नहीं पैसा एक्चुअली अकाउंट तो खाली रहते हैं, क्योंकि सब कुछ तो इन्वेस्ट कर दिया। तो इन्वेस्टमेंट की क्या वर्थ है मुझे भी नहीं पता। तो पैसा बढ़ाने का तरीका यही है, इन्वेस्टमेंट भाई, इन्वेस्टमेंट। मैं तो बड़ा गरीब रहता हूँ। अब मेरे बैंक अकाउंट देखोगे तो आपके पास ज़्यादा पैसे होंगे, क्योंकि मैं तो इन्वेस्ट करता रहता हूँ। जो पैसा आता है इन्वेस्ट, सारा इन्वेस्ट करता यार इन्वेस्ट अलग अलग जगहों पर करता हूँ। जैसे अब डेट में भी इन्वेस्ट कर रखा है तो वो लिक्विड मनी होता है, बट इन्वेस्ट ही करता हूँ मैक्सिमम पैसा, मतलब 95% पैसा इन्वेस्ट करता हूँ। टैक्स देने के बाद जो बचता है सरकार को पहले देना होता है, सरकार को देने के बाद जो बचता है वो सारा इन्वेस्ट होता है। सरकार तो पहले ले लेती है अपना कट की भाई। देखो यार, देखो मैं पार्टी करता नहीं, क्लब जाता नहीं, कोई एडिक्शन है नहीं, थोड़ा सा
आप अपनी हेल्थ पे खर्च कर लो, थोड़ा कपड़ों पे खर्च कर लो और थोड़ा फैमिली पे खर्च कर लो, इसके अलावा कोई मेजर खर्चे नहीं है। कपड़ों का बड़ा शौक है आपको, ब्रांड्स का? नहीं यार, ऐसा नहीं है कि ब्रांड का शौक है, बट अच्छा दिखना तो सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब डिपेंड करता है, देखो अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच होती है। कई लोग मार्क ज़करबर्ग को फॉलो करते हैं कि एक ही टी शर्ट रोज पहनो, उन्हें पता नहीं है वो टी शर्ट भी डिज़ाइनर इटालियन डिज़ाइनर की है, 50,000 रुपये से ऊपर की टी शर्ट पहनता है वो रोज, वो एक अलग बात है। बट जैसे मैं वॉरेन बफे को फॉलो करता हूँ तो उसे सूट पहनना पसंद है, या मैं शाहरुख खान को फॉलो करता हूँ कि एक अच्छा दिखना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो सक्सेसफुल तो सभी हैं। तो आपने बताया कि आप सारा इन्वेस्ट करके रखते हो। हाँ, मैक्सिमम। तो कभी ऐसा भी हुआ है कि बहुत बड़ा लॉस हो गया कभी? यार एज सच कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं हुआ कभी, बट लॉसेस होते रहते हैं। लॉसेस तो पार्ट है। जैसे कोई बिजनेस किया शुरू, नहीं चला, फेल हो गया। अब फेल हो गया तो उसमें अगर आपके कुछ भी एक्स अमाउंट लगा और वो फेल हो गया, नहीं चला, तो मैं उसे कभी लॉस नहीं गिनता, मैं उसे गिनता हूँ इट इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम, इट्स अ पार्ट। मान लो आज हमारे ऑफिस में एक ट्रेडर से आज मेरे हिसाब से 6 लाख का नुकसान हुआ, ठीक है। तो अगर वो नुकसान हुआ तो इट डजंट मैटर, ओवरऑल मंथ पॉजिटिव है, बट एक इंसान से लॉस हुआ और वो है मेरा ही कैपिटल, तो मेरा ही नुकसान हुआ। बट अगर वो लॉस नहीं होगा तो फायदा भी तो नहीं होगा ना। तो लॉस एंड प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ द गेम, वो चलता रहता है। आपको ओवरऑल अपनी बैलेंस शीट देखनी है कि एट द एंड व्हाट डू यू हैव। लेकिन मैक्सिमम कभी ऐसा जो मैक्सिमम आपको याद हो कि यार उस दिन बहुत बड़ा लॉस हो गया था, कभी यार नंबर बताना मैंने एक चाहोगे? बार बताया हुआ है कि एक बार मैंने एक रियल एस्टेट की डील करी थी, तो वो डील से मैंने बैकफुट पे आ गया था। मैंने डील करी, डील अच्छी थी और उसका मैंने स्टार्टिंग में पैसा दिया था, ठीक है, अर्नेस्ट मनी दिया था। तो अर्नेस्ट मनी का 50% मेरा फोरफिट हो गया था। तो जो मेरा फोरफिट हुआ पैसा, वो मेरा लॉस हुआ था, सबसे बड़ा लॉस हुई था। और बट अब देखो वो लॉस हुआ, मान लो मैंने एक्स अमाउंट दिया, उसमें मेरा नुकसान हो गया, बड़ा नुकसान हुआ मेरे लिए, तो उस टाइम का बहुत बड़ा नुकसान था वो। बट फिर वो डील ना करके मैंने जो दूसरी डील करी उसमें पैसा 3 गुना हो गया। अब बताओ नुकसान कहाँ हुआ? तो आपको मैं यही एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने एक प्रॉपर्टी की डील करी, वो प्रॉपर्टी अच्छी थी, उस प्रॉपर्टी की डील के मेरे पास पैसा तो लिमिटेड है ना, अब उस प्रॉपर्टी के डील के बीच में मुझे एक डील और मिल गई। अब यहाँ पर पैसा आधा क्या लोग तो पूरा ही खा लेते हैं, बट चलो उसने कहा मैं आधा आपको वापस दूंगा, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो मैंने बाकी सारा पैसा वहाँ लगा दिया, अब वो पैसा 3 गुना हो गया। सो अब जहाँ पर 3 गुना हो गया तो अब उस लॉस को आप क्या गिनोगे? इज इट अ लॉस और इट इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम? इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। तो लॉस के बारे में मत सोचो, ओवरऑल आपको कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं करना, मतलब ब्लंडर नहीं करना लाइफ में। आपको सबको अपनी हैसियत पता होती है। आपकी नेटवर्थ का अगर मैं कहता हूँ इवन 5% तक भी अगर आप लॉस कर लेते हो ना, इट डजंट मैटर मच, वो 4-5 महीने में रिकवर हो जाता है। देखो मैं सिंपल सा मैथमेटिक्स देता हूँ, 1% का महीने का ब्याज कोई बड़ा ब्याज होता है? नहीं। एफडी में 0.5% मिलता है, तो 1% महीना आ सकता है अगर कोई भी दिमागदार बंदा हो तो, ठीक है। तो अगर आपके पास 100 रुपये थे या 100 करोड़ थे, अब 5 करोड़ का नुकसान हो गया। अब 5 करोड़ का नुकसान बड़ा है छोटा है? 100 करोड़ वाले के लिए तो ज़्यादा बड़ा नहीं है। नहीं, बड़ा ही होता है सबके लिए। 5 करोड़ का भी नुकसान बड़ा होता है, बट ये लिमिट है, मैंने आपको लिमिट बोली। बट अगर बंदे के पास 100 करोड़ अकाउंट में पड़ा था तो 50-50 लाख रुपए तो इंटरेस्ट ही आ रहा था ना, ठीक है। मैं कह रहा हूँ, तो 10 महीने में वो 5 करोड़ वापस ही आ जाएगा बैंक से, समझ रहे हो? तो जो जैसे जैसे आप बढ़ते रहते हो ना, आपके लॉसेस भी बढ़ते हैं लाइफ के, आपको पता नहीं होता। जैसे अब मेरे वैसे वाले लॉसेस नहीं होते कि लोग कहें ट्रेडिंग में कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया, औकात में करनी है, औकात में लॉस करना है, लिमिट सेट है। बट जो बिजनेसेस के लिए हम पैसा लगाते हैं, अब किसी स्टार्टअप को फंडिंग दे दी, डूब गया, अब वो उसे क्या गिनोगे? अब यहाँ पर क्या है, मैंने 10 स्टार्टअप में फंडिंग दी, 2 चल गए, बस हो गया रिकवर, और क्या चाहिए? रिस्क वाला वो आ गया। तो क्या है कि आई कैन नॉट काउंट दैट। अगर मैं उसे काउंट करने बैठूंगा तो फिर मैं सोचता रहूंगा। आपने किसी स्टार्टअप के फाउंडर को पैसे दिए, अब वो कल बिजनेस क्लास करके दुबई जा रहा है एमिरेट से, और तुम साला खुद सोच रहे हो कि मैं करूं ना करूं, क्योंकि आप तो वहीं से आए हो ना। सही बात है। तो एक बार को तो आपको लगता है ना कि यार ठीक है, अब रिस्क होता है हर बिजनेस के अंदर कि चलेगा नहीं चलेगा, ठीक है। मतलब मैं अभी अपनी लाइफ के बहुत इनिशियल स्टेज पे हूँ, मुझे ऐसा लगता है बहुत इनिशियल स्टेज पे हूँ, क्योंकि ऐसा लगता है कि जिन लोगों के साथ अब आप उठते बैठते हो, आप लोगों को देखते हो, आप देखते हो यार ये लोग बहुत तगड़ा कर रहे हैं, तो ऐसा करना है लाइफ में। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपको सोचना पड़ता है। मोस्ट पीपल हु आर रिच, यू डोंट इवन नो द नेम्स ऑफ, ठीक है। आप क्या होता है, आप इंडिया के भी, अगर मैं 50 बिलियन, मतलब इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया के सबसे अमीर लोगों की बात करूँ,
आप 50 लोगों का नाम नहीं गिनवा सकते मुझे। कोई अंबानी अडानी आते दो, आप 10-12 के बाद अटक जाओगे। ठीक है, सबसे अमीर की स्टार्टिंग की बात करूं, इंडिया में ऐसे ऐसे लोग हैं, जब आप उनसे मिलते हो ना तो आप ऐसे बैठते हो कि आप कुछ हो ही नहीं भाई, यू आर नथिंग। और उन लोगों को अपने नाम से मतलब नहीं, उनको काम से मतलब है। समझ रहे हो? तो सोशल मीडिया की जो एक दुनिया है ना, वहां पर आप और मैं या कोई भी इंसान बहुत बड़ा हो सकता है, बट हम बहुत छोटे हैं। और जितनी जल्दी ये सीख लेना उतना बढ़िया है, क्योंकि समुद्र है भाई दुनिया, हम कुछ भी नहीं, मतलब वी आर नॉट इवन अ ड्रॉप इन एन ओशन। कब हवा से ये इवेपोरेट हो जाएंगे ये भी नहीं पता लगेगा। कुल मिला के जो असली पैसे वाले लोग हैं वो शो ऑफ में बिलीव नहीं करते। नहीं, शो ऑफ वो करते होंगे, बट वो मतलब ऐसा आप में भी ना जानते हो। आप में भी बहुत, मतलब मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ भाई, इंडिया के अंदर अभी हम सिर्फ नॉर्थ इंडिया में बैठे हैं। नॉर्थ इंडिया में ही बहुत बड़े बड़े लोग हैं। मैं तो अभी गुजरात और साउथ इंडिया की बात ही नहीं कर रहा। सो व्हेनेवर आई गो, तो मैं तो भाई अपने से ऊपर के बंदों को देखूंगा ना। सो मैं गुजरात गया, एक आदमी हमसे मिलने आया, वो फॉर्च्यूनर से आया, उसने हमें अपनी 5 फैक्ट्रियाँ दिखाई। वो फैक्ट्रियाँ देख के मेरे को लगा फैक्ट्री थोड़ी है, इसे तो जिला घोषित करो। ये तो बहुत बड़ी है। और वो आदमी सिंपल टी शर्ट और एक जीन्स के अंदर था, स्पोर्ट शूज पहना हुआ। अब वो 5 फैक्ट्री का मालिक है, आप उसकी टर्नओवर सुनोगे तो मतलब हिलने वाली बात है। और वो सारी कंपनियां लिस्टेड भी नहीं है, ऐसा नहीं कि लिस्टेड ही हो। सो यू सी पीपल कि भाई ये लाइफ में क्या कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको अपने आगे वाले को देखना होता है ना। तो बिल्कुल, हर तरह के, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो 1000 करोड़ के मालिक हैं और वो ऐसे रहते हैं बिल्कुल नॉर्मल लोअर टी शर्ट में, या बिल्कुल सिंपल रहते हैं अपना। उनके बच्चे मौज कर रहे होंगे चाहे, बच्चे भी हर तरह के हैं, मतलब पर वो सीखते हैं। जैसे अब मैं गुजरात की बात करूं तो वहाँ पे शो ऑफ कल्चर ना के बराबर है। आपने दिल्ली की बात करूं तो शो ऑफ कल्चर टॉप पर है, टॉप पे। और सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया पर तो पीक पे है, इससे ऊपर हो ही नहीं पीक, सकता। मतलब जो है ही नहीं वो दिखता है। हाँ। जो एक्चुअली में नहीं है वो ज़्यादा दिखाते हैं। हाँ। चलो, आपने जब ये इन्वेस्टिंग अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी, ट्रेडिंग की, किसी भी चीज़ की, जो तो आपने क्या एक अमाउंट लेके आपने शुरुआत करी थी कि भाई इतना पैसा मैं लगा के अब शुरू करता हूँ और देखते हैं क्या होता है? यार मैंने इन्वेस्टिंग की जर्नी देखो, मैं बताया हुआ है, आरडी से शुरू किया, फिर म्यूचुअल फंड में पैसा डाला, एसआईपी करी। तो एसआईपी का अमाउंट धीरे धीरे बढ़ाया होगा, मेरे को याद नहीं, स्टार्टिंग में शायद 10,000 या 20,000 की एसआईपी करी होगी, 25,000, शायद 25,000 की करी होगी। हाँ। और 25,000 से मैं उसे 7, 8, 9, 10 लाख, 12 लाख, पता नहीं, मैंने दिखाया भी हुआ एक वीडियो में। तो मैं काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट करने लग गया था एसआईपी में। कितने टाइम में? नहीं, वो लगे होंगे 2-3 साल, जो भी है, जैसे जो कमा रहे थे सब डाल रहे थे ना। ठीक है। तो डालना ही है, इन्वेस्ट ही करना है। तो मैंने डालना शुरू कर दिया था। उसके बाद मैंने फिर एसआईपी बंद कर दी। फिर तो मैं अलग तरीके से इन्वेस्ट करता हूँ, डेली बेसिस पे इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। तो यही है, मतलब शुरुआत 25,000 से करी होगी शायद एसआईपी के अंदर। अब तो अलग बात है, अब तो आप अलग अलग चीज़ें करते हो, सारी चीज़ें करते हो। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि जनरली कोई नया बंदा है, मान लो मैं ट्रेडिंग अभी शुरू करूं, तो ऐसा पॉसिबल है मैं 10,000 से 10 करोड़ कमा लूँ? इम्पॉसिबल है भाई। और मैं तो साफ बोलता हूँ कि अगर आपका कैपिटल 10 लाख से कम है तो आपको ट्रेडिंग करनी ही नहीं चाहिए। ऐसा क्यों? लॉस होगा। एक्चुअली क्या है, देखो यार, ट्रेडिंग ना एक बिजनेस है। हाँ। मैं बड़ा सिंपल बोलता हूँ, ट्रेडिंग एक बिजनेस है। मुझे आज पता है, आप और हम तो काफ़ी टाइम से मिल रहे हैं, हम स्पोर्ट्स खेलते हैं साथ में। तो आपने मुझे बोला तो मैंने आपकी एल्गो शुरू कराई, ठीक है? तो मैं लोगों को बता सकता हूँ, हाँ हाँ, है ना? तो आपने 1 लाख रुपए डाले थे, ऐसा 1 लाख डाले थे शायद। फिर आपको जो एल्गो से कुछ ही दिनों में कितना प्रॉफिट हुआ? 20,000 मेरे ख्याल से। ठीक है, एक या 2 दिन में ही आ गया। अब वो 20% रिटर्न है, सोचो। ठीक है, एफडी कराओगे तो 2.5-3 साल में मिलेगा पैसा उतना। अगर 1 करोड़ होता तो भी सेम ही होता। बट जब उसमें लॉस आया तो लॉस भी फास्ट आया, अभी रिकवरी भी फास्ट आई। आप रोलर कोस्टर देख रहे हो, ये रोलर कोस्टर आप 1 लाख से सह रहे हो, ठीक है? क्योंकि आपके लिए 1 लाख आपका थ्रो अवे मनी है, मतलब आप उसे देख भी नहीं रहे। और मैंने आपको बताया था कि मैं अपनी पूरी कैपिटल पे ऐसी ट्रेडिंग कभी नहीं कर सकता, है ना? दिस इज जब हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड, यही बोला था मैं आपको। अब पॉइंट क्या है, अगर आप रियल ट्रेडिंग की बात करोगे ना, जो मैं मार्केट में देखता हूँ जो सेंसिबल लोग करते हैं, वहां पर होता है स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट। वॉरेन बफे का रूल मेरे हिसाब से सारे अमीर लोगों को पता है कि डोंट लूज मनी। अगर आपने पैसा गवाया तो आपका सब कुछ गया। डोंट लूज मनी, दैट इज द रूल नंबर 1। एंड रूल नंबर 2 इज सीधा रूल नंबर 1।
यही वॉरेन बफे बोलते हैं ना। हाँ। तो जितने भी बड़े बड़े मैं लोगों को देखता हूँ, उनका डेली रिस्क एपेटाइट होता है 1 से 1.5% मैक्स। अब 1 लाख पे 1% 1000 होता है। अब आपके लिए 1000 कुछ भी नहीं है, समझ रहे हो? लोगों को भी ऐसे ही लगता है, बट जो जिस आदमी के पास 1 करोड़ होता है ना, उसके लिए 1 लाख बहुत होता है, और परसेंटेज सेम होती है। जिसके पास 100 करोड़ है, उसके लिए 1 करोड़ का लॉस बहुत बड़ा लॉस होता है। बट जिसके पास 10,000 होता है ना, उसके लिए 100 रुपये का लॉस कुछ होता ही नहीं है। समझ रहे हो? लोग परसेंटेज में नहीं सोचते। मैं कहता हूं, जब हम बिजनेस करते हैं, कोई भी व्यापार होता है, वो ROI के ऊपर हर कोई बात करता है। भाई कितनी लागत लगाई, कितना आया, ये तो चेक करते हैं ना। किसी भी बिजनेस में चेक करते हैं। ट्रेडिंग को भी जब तक लोग बिजनेस के हिसाब से नहीं करेंगे, वो पैसा नहीं कमा सकते। और इंडिया के अंदर कोई भी छोटा मोटा बिजनेस करने के लिए कितना पैसे चाहिए? 10-20 लाख रुपए तो चाहिए कम से कम। यही बोला ना आपने, 10-20 लाख चाहिए। तो मैंने भी यही बोला, जब तक आप इन्वेस्टमेंट कर करके 10 लाख रुपए मार्केट में ना इन्वेस्ट कर दो, तब तक ट्रेडिंग मत करना। क्यों? इन्वेस्टिंग में भी आप उतार चढ़ाव देख लोगे। आपने किसी शेयर में इन्वेस्ट किया और वो शेयर क्रैश हो गया, आप समझ रहे हो? तो आपने देखा, बट हुआ क्या? शेयर में क्या हुआ? वो आज नहीं तो कल धीरे धीरे करके वापस आ जाता है। ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता। ट्रेडिंग में गया तो बुक हो गया, तो लॉस बुक हो जाता है। इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में यही फर्क है। इन्वेस्टिंग में चाहे किसी का 1 लाख रुपए 10,000 पर आ जाए, वो जीरो नहीं होता, और क्योंकि वो बुक नहीं हुआ, वो शेयर अभी भी पड़े हैं। वो 5 साल बाद कंपनीज दोबारा चल सकती हैं। वो 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख कुछ भी हो सकता है पैसा। ट्रेडिंग में प्रॉब्लम क्या है? ट्रेडिंग इज अ फास्ट गेम। आपने ट्रेड किया, या तो आप मार्केट को दोगे या लोगे। बनेगा भी जल्दी, जाएगा भी जल्दी। नहीं, वो डिपेंड करता है करने का तरीका क्या है। तो ज्यादा जो बड़ा कमाने का सोचेगा, वो लॉस बड़ा लेगा। जो कम मार्केट को देने का सोचेगा, उसको मिलेगा भी कम। डिपेंड करता है आप कहाँ पे सेटल होते हो। मुझे क्या लगता है, मार्केट से आप 1 से 2% महीना एक्सपेक्ट कर सकते हो, दैट इज मैक्स। ये बहुत अच्छा है। 3% बन जाए तो वो महीना बहुत बढ़िया है। मेरा माइंडसेट ये है, अगर 5% आ जाता है तो हम तो नाचने लगते हैं कि भैया महीना बहुत बढ़िया हो गया, बंद करो ट्रेडिंग, क्योंकि ये अच्छा रिटर्न है। अब डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से ट्रेड करते हैं। बट जो छोटा आदमी है, जो आज शुरू कर रहा है, वो सोच रहा है कि मैं 10,000 से, किसी को देखा उसने 10 लाख से 10,000 से 10 लाख बनाया, तो उसके सपने खुल जाते हैं कि यार ये पॉसिबल है। मैं कह रहा हूँ वो पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो 1000 के 10,000 में से एक आदमी का होगा और एक ही बार होगा। वरना अगर आप इसकी रिटर्न कैलकुलेट करोगे और इसे बैक टू बैक करने लग जाओगे, तो कंपाउंडिंग से तो आप राजा बन सकते हो, बट इट इज़ इम्पॉसिबल। आपको रियलिस्टिक होना पड़ेगा ट्रेडिंग में, वरना आप अपना सारा कैपिटल लूज कर दोगे। तो मैं कहता हूं, जिसके पास कम पैसा है, उसे या तो कम रिस्क के साथ ट्रेड करो या ना करो। आप ट्रेडिंग से जल्दी अमीर बनने के बारे में मत समझो। आप ट्रेडिंग से धीरे धीरे अमीर बनने के बारे में सोचो, तो हो सकता है धीरे धीरे। ट्रेडिंग से जल्दी नहीं हो सकता, बिजनेस से जल्दी हो सकता है। फर्क है। बिजनेस समझ के करो इस चीज को। नहीं, कोई और बिजनेस से जल्दी हो सकता है, ट्रेडिंग से नहीं हो सकता। मैं अभी भी बोलूंगा। अच्छा, देखो ट्रेडिंग क्या है यार, ट्रेडिंग बहुत रिस्की चीज है आज के टाइम पे। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अभी आप मुझे बताना परसेंटेज में समझते। देखो मैंने मैथमेटिक्स स्कूल में बिल्कुल नहीं पढ़ी, बट आज मैं सिर्फ मैथमेटिक्स के अलावा कोई बात ही नहीं करता। ठीक है? मैं तो यहाँ पे लैपटॉप पे भी दिखाना चाहता था, आपको मजा आएगा, क्योंकि आज मैं आपको ट्रेडिंग के ऐसे मिथ्स तोड़ूंगा जो आपको कोई बात ही नहीं करेगा। ठीक है? चलो मैं आपको अब मैं तोड़ ही देता हूँ। मैं आपको अपने फ़ोन में दिखाऊंगा, उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेते हैं अपन। ठीक है? ठीक है। और जो मैं दिखाऊंगा, लोगों को भी होश उड़ेंगे थोड़े से ना। जो लोगों को पता ही नहीं है ट्रेडिंग के बारे में, उसे दिखाने में और बताने में मज़ा बहुत आएगा। आज क्लियर हो जाएगा। नहीं, काफ़ी सारी चीज़ें एक दिन में नहीं सीख सकते, बट आई विल ट्राई। ओके, आई विल ट्राई। हमारे पास टाइम है ना? हाँ, आराम से। आप लोगों के पास टाइम है ना? तसल्ली से देखो, यहाँ पे तो नेट आ जाए बस फटाफट। आज देख ही इसलिए रहे लोग कि आज पैसा कैसे बनाना है। नहीं, टाइम लगेगा भाई, मैं तो साफ बोलता हूँ, टाइम लगेगा। ठीक है भाई? हरा और लाल तो समझ आता है ना? बिल्कुल समझ आता है। ठीक है, ये अभी एक लाल कैंडल है लास्ट वाली। ठीक है? ठीक है। मेरा सिंपल सा सवाल है, ये लाल कैंडल ज़्यादा बड़ी है, ठीक है, या फिर ये छोटी सी ग्रीन कैंडल है, छोटी सी, ठीक है, ये ज़्यादा बड़ी है? आप बताओ। लाल ज़्यादा बड़ी है। अगर हम रिटर्न की बात करें, अगर किसी ने बेचा होगा, आपको शॉर्ट समझ आता ना, बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, तो बेचा होगा तो यहाँ पर ज़्यादा पैसा बना होगा आपके अकॉर्डिंग,
और ये छोटी सी ग्रीन कैंडल पे कम पैसा बना होगा, और मैं बोलूं बिल्कुल इसका उल्टा है, ये छोटी सी कैंडल ने ज़्यादा पैसा दिया है और वो बड़ी कैंडल ने कम पैसा दिया है। अब मैं इसे आपके सामने भी प्रूव करूंगा। प्रूव करूं? कैसे? दिखाता हूं आपको। ये लोगों को नहीं पता, ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। आपने बोला ये वाली जो कैंडल है आपकी ज़्यादा प्रॉफिट देगी, ये ज़्यादा प्रॉफिट देगी, तो इसका परसेंटेज रिटर्न बड़ा होगा, ठीक है। परसेंटेज रिटर्न की बात होती है हमेशा, ठीक है। अब देखो मैं ऊपर से जहाँ से कैंडल शुरू हुई है वहाँ पे उसके क्लोज तक आता हूँ, तो ये 22% की कैंडल है मेरे भाई, ओके, ठीक है। यू कैन सी 22, ठीक है। अब जो मैंने बात करी थी छोटी सी कैंडल की, मैंने इसी कैंडल की बात करी थी, इसी की बात करी थी। अब आप यहाँ पर देखना, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड मेजर, वो 22 था, याद रखना, ठीक है। ये छोटी सी कैंडल 40% की है। मैं छोटा करके दिखा देता हूँ, आपको यकीन हो जाएगा। ये देखो, ये कैंडल पे ही रहूंगा मैं, ठीक है। देखा? पर ये ऐसा कैसे? ये तो 4 टाइम्स 5 टाइम्स बड़ी लग रही है उससे कैंडल तो। यहाँ पर ऐसे ही है, यहाँ पर जो चीज़ लगती है वो होती नहीं है, ठीक है। तो अब इसका मैथमेटिकली हम समझते हैं कि फ़र्क क्या है। लोगों को दिख रहा है यार ये बहुत बड़ा फॉल है, मैं कह रहा हूँ ये कुछ भी फॉल नहीं है, जो वो चढ़ा था वो ज़्यादा बड़ा था, ठीक है। इसी के ऊपर मैंने अपना एक इन्वेस्टिंग फार्मूला बना रखा है जिससे मैं इन्वेस्ट करता हूँ। लोगों को सिखाऊंगा तो लोगों को वैल्यू नहीं लगेगी, बट मेरा पोर्टफोलियो, अगर आपको मैं कभी भी अपना पोर्टफोलियो देखूंगा तो हमेशा ग्रीन दिखेगा, वो इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। अब मैं फॉर्मूला समझाता हूँ क्या होता है। ये अभी बिटकॉइन का चार्ट है, ठीक है। बिटकॉइन गिरा 1,20,000 से, अभी चल रहा है जिस वक्त हम वीडियो बना रहे हैं 85,000, कोई बात नहीं, वो जहाँ पे भी चल रहा है। तो ये जहाँ से कैंडल शुरू हुई 1,10,000 से शुरू हुई मोटा मोटा, अभी 85,000 पर है, तो ये 22% गिर गई, इसे 22% बोलते हैं। बट जब वो छोटा था, जब बिटकॉइन छोटा था, मतलब ऑलमोस्ट 16,000 पर, वो 16 से 22-23,000 गया, तो 16 से 23,000 जाना परसेंटेज वाइज 40% की रिटर्न है। तो जब आप फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करते हो तो होता क्या है, आपको पैसा परसेंटेज के हिसाब से आता है कि परसेंटेज मूव कितना बड़ा है, ये लोगों को नहीं पता होता। तो कैंडल बड़ी दिख रही है, डजंट मैटर। तो और दूसरी चीज़ मैं आपको ऐसा समझाता हूँ, आपको 1 मिनट में समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास 100 रुपये थे और आपका 50% का लॉस हुआ, तो कितने रुपए बचे? 50। अब अगर मैं आपको 50% का ही फायदा करा दूं तो परसेंटेज में तो दोनों बराबर लग रहे हैं ना, ठीक है। तो क्या 50 रुपये वापस 100 हो जाएंगे? नहीं, 75 रह जाएंगे। 75 रह जाएंगे, यही नहीं पता होता लोगों को। तो लोग क्या करते हैं, मार्केट में 50% के लिए जाते हैं और 50% का लॉस कर देते हैं। तो मान लेते हैं पहले लॉस हो गया और बाद में 50% का प्रॉफिट भी आ गया, तो अब भी नहीं समझ आता भाई पैसा गया कहाँ, 25% तो उड़ गया, मार्केट खा गई। तो बिगिनर्स को तो ये चीज समझ ही नहीं आती होगी यार, कहाँ समझ आएगी। तो अगर आपका बड़ा देखो, 1% का लॉस 1% के प्रॉफिट के बराबर होता है। 100 में से 1% गया, कितना गया? 1 गया, 99 बचा। ऑलमोस्ट 99 पे 1% आ गया, तो वो ऑलमोस्ट 100 ही होता है। हाँ। तो इट इज ऑलमोस्ट इक्वल, ठीक है। बट जहां पर वो 50% गया, 30% गया, 25% गया, तो अगर आपने उतना परसेंटेज ऑफ रिटर्न बना भी लिया तब भी आप वहां पर नहीं पहुंचते जहां पर आप थे। और लोग क्या कहते हैं, यार एक बार जहां से शुरू किया था ना वहीं पर कैपिटल वापस आ जाए, साले को बंद कर दूंगा, ट्रेडिंग को बंद कर दूंगा, ये बोलते हैं ना। ये सुना ना आपने? हाँ, बिल्कुल। जुए में भी यही होता है। हाँ। भाई 1 लाख लेके कसीनो गए थे, बस मेरे 1 लाख पूरे हो जाए, मैं वहां से वापस उठ के आ जाऊंगा। और वो कभी 1 लाख पे पहुंच ही नहीं पाता अगर एक बार बड़ा लॉस हो जाता तो। यही होता है। वो बहुत कम लोगों के साथ होता है कि वो बड़ा बना दे। सो इसीलिए बड़ा लॉस नहीं करने का औकात में। बड़ा लॉस किसी के लिए 5 करोड़ भी बड़ा नहीं होता भाई, और तुम्हारे लिए 5,000 भी बड़ा है। सबकी अपनी कैपेसिटी है। तो पहले सीखना जरूरी है, इसलिए कि पता हो मैं कर क्या रहा हूं यार। मेरे को स्विमिंग आती नहीं, आप मुझे जब मॉनसून सीजन है गंगा में छोड़ दो, पक्का मेरी कहीं लाश ही मिलेगी। मैं तैर ही नहीं सकता ना हो। और जो प्रोफेशनल स्विमर भी होगा वो भी देख के क्या बोलेगा, आज नहीं जाऊंगा, बहाव कम होने दो तब जाऊंगा। सही बात है। तो यही फर्क है ट्रेडर, प्रोफेशनल ट्रेडर में और बिगनर में। बिगनर कहता है भाई बहाव तेज है यार, दूर तक जाएंगे, मजा आएगा, चलते हैं और डूब के मर जाते हैं। प्रोफेशनल कहता है भाई आज नहीं, टाइम लेके देख के जब सेटअप बनेगा तब ट्रेड करेंगे, है ना। और रिस्क मैनेजमेंट करके, रिस्क सबसे बड़ा कैपिटल या लाइफ का, वो नहीं दे सकते।
तो ये बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, यहाँ पर मैथमेटिक्स आती है। सो मैथमेटिक्स इन ट्रेडिंग एंड मैथमेटिक्स इन स्टॉक मार्केट इज हाईली इंपॉर्टेंट, और ये कभी स्कूल में नहीं पढ़ाई जाएगी, पता नहीं क्यों, मतलब आपको भी नहीं पढ़ाई गई होगी ऐसे। बिल्कुल नहीं, दूर दूर तक कोई मतलब नहीं, वही हिस्ट्री चल रही है, किसने किसको मारा था सब। मुझे ना किसी ने एक चीज़ बोली कि पुष्कर तुझे ना पढ़ाना आता है। किसी ने मुझे बोला कि तुझे पढ़ाना आता है, डजेंट मैटर तू क्या पढ़ा रहा है, इट डजेंट मैटर। जैसे मैं मैथमेटिक्स में अच्छा नहीं था स्कूल में, मैंने साफ बोला, बट अगर आज मैं बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ाऊँ ना, उन्हें मज़ा आएगा, क्योंकि मुझे पढ़ाना आता है। मुझे ऐसे, जैसे मैं समझता हूँ ना, आपने बोला इस पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में, ये मान लो मैं 3 साल का बच्चा हूँ, तो जब मैं सीखता हूँ ना, मैं एक बच्चे की तरह सीखता हूँ, और फिर मैं सोचता हूँ कि किसी बच्चे को ये कैसे सिखाऊंगा। ठीक है, द बेस्ट वे टू लर्न एनीथिंग इज टू टीच अदर्स, यू नो दिस, ये भी मुझे किसी ने बताया था। ये तो सुना हुआ है मैंने भी। ये कहावत ही है कि बेस्ट वे टू लर्न एनीथिंग इज टू टीच अदर्स। जैसे आपको बॉक्सिंग अब आती है, ठीक है, बट आपकी और पॉलिश हो जाएगी अगर आप किसी को सिखाओगे, या पंच ऐसे नहीं ऐसे मारना है, राइट, है ना, राइट, ये गलत हो रहा है, मूवमेंट गलत हो रहा है, भाई फुट वर्क गलत हो रहा है, 50 चीज़ें होती हैं हर चीज़ के अंदर, बट जो सिखा रहा है ना उसकी रिवीजन हो रही है। तो क्या हुआ, जब मैंने स्टॉक मार्केट सीखना शुरू किया, अब देखो मैंने वीडियोस बनाई, अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई किया, ठीक है, जितना जो मैं सीखता गया, जो मुझे लगा यार ये चीज़ रिजल्ट देती है, इसे मैंने ऐसे सीखा। जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न 50 लोग पढ़ाते होंगे, मैंने पढ़ाया, वो वीडियो बहुत ज़्यादा चली, मैंने वैसे पढ़ाया जैसे मेरे को समझ आती है, मेरे को जैसे समझ आती है कैंडल, मैंने वैसे पढ़ाया। तो बस पढ़ाना आता है, तो कल को अगर मैंने रॉकेट साइंस भी सीख ली ना, तो मैं सिखा दूंगा, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है। आप समझ रहे हो, अगर मैंने सीख ली, एक बार मुझे आ गया, तो मैं सिखा सकता हूँ, मुझे सिखाना आता है, ये मेरी एक स्किल है। तो पुष्कर भाई, बहुत सारे लोग एक चीज़ बोलते हैं कि भाई ये ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट, ये सब कुछ ये जुआ ही है, आपका इसमें क्या कहना है? भाई देखो, बिल्कुल जुआ है जब तक आपको पता नहीं कि आप क्या कर रहे हो। मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, हमने गोल्ड में ट्रेड ली, ठीक है, वो ट्रेड लेने के बाद हमारा लॉस हुआ, हम करते हैं आर्बिट्राज ट्रेडिंग गोल्ड में। अब आर्बिट्राज जिन्हें नहीं पता, पहले बता देता हूँ आर्बिट्राज का मतलब क्या होता है। आर्बिट्राज का मतलब होता है एक दुकान से लिया, एक दुकान पे बेच दिया, हैंड टू हैंड। तो आप मार्केट में गए, आपने 2 दुकानें देखी, एक ज्वेलर बेच रहा है सोना 1,02,000 के भाव पर, ऐसा होता नहीं है, बट मान लो, ठीक है, कि एक ज्वेलर बेच रहा है 1,02,000 के भाव पर, और एक बेच रहा है 1,01,000 के भाव पर, ऐसा हो भी सकता है, बट मान लेते हैं कि ऐसा आज आपने देखा। आपने तुरंत क्या किया, 1,01,000 वाले से खरीदा और 1,02,000 वाले को तुरंत बेच दिया, हैंड टू हैंड। तो सोने के ऊपर नीचे जाने से आपको कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो हमने एक ट्रेड ली, उसमें हमारा नुकसान आया। अब होता क्या है कि गैप बढ़ सकता है। गैप कैसे बढ़ सकता है कि वो होता है, कुछ गैप होता है, जैसे अभी 1,000 का गैप है, तो हमें पता था कि अब ये 1,000 तो हमारे घर आना ही है, बट कभी कभी ऐसा होता है गैप बढ़ जाता है, ठीक है, कोई गैप बढ़ गया, मान लो 1,000 की जगह, ये हमें पैसे कैसे आने हैं कि वो 1,000 का गैप खत्म होगा, दोनों का भाव या तो 1,01,000 हो जाएगा या 1,002, हाँ, वो बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि सोना तो सोना ही है ना, समझ रहे हो। तो हमने आर्बिट्राज ट्रेड ली, अब वो गैप बढ़ गया, एक दुकान वाला 1,00,000 में बेच रहा है, दूसरा वाला 1,05,000 में बेच रहा है, 1,07,000 में बेच रहा है। अब आपको क्या ऐसा थोड़ी होता है, बट ट्रेडिंग में ऐसा हो सकता है, आर्बिट्राज में भी होता है। बट मुझे क्योंकि पता है कि हमने क्या किया है, हमें पता है ये आज 1 हफ्ते की वॉलेटिलिटी हो सकती है, 1 महीने की हो सकती है, बट ये गैप खत्म होगा, मान लो हमें पता है, तो क्या मैं लॉस से डरूंगा? माई क्वेश्चन इज दिस। नहीं पता है तो क्यों डरोगे? पता है तो क्यों डरूंगा, मुझे पता है मैंने क्या किया हुआ है। अब लॉस अगर अकाउंट में चल भी रहा है तो वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा या हो सकता है, ठीक है, और वो मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। तो क्योंकि जब आपको पता होता है आप क्या कर रहे हो, तो होता है कॉन्फिडेंस, तो आप लॉस से भी नहीं डरते। आप कहते हो जाने देंगे आपको और ट्रेड ले ले, क्योंकि पता है कि क्या कर रहे हैं। जब पता ही नहीं है कि क्या कर रहे हैं, तो मान लो आप गए, आपने कहा मार्केट लग रहा है बढ़ेगी, बाय कर लिया। अबे लग रहा क्या होता है, आप समझ, लग रहा है क्या होता है। मैं एक यहाँ पे डायलॉग बोलता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, बस इस मैं बोलता हूँ, अगर आप मार्केट में लगने पे ट्रेड करोगे तो मार्केट आपकी लगा देगी, सिंपल सा डायलॉग है। तो आपने कहा लोग जुआ बोलते हैं, जुआ ही है भाई, अगर आपको नहीं पता आप क्या कर रहे हो।
लेकिन जो आप पता है वाला फैक्टर जो बता रहे हो वो आपका 100% होता है या 99.9% होता है? देखो ट्रेड में हमेशा प्रोबेबिलिटी होती है. अब आर्बिट्राज इज लाइक, मतलब किसी को भी बोलूंगा तो लोगों को कहेंगे आर्बिट्राज इज लाइक वेरी सेफ थिंग. तो आर्बिट्राज इज लाइक पता है कि पैसा आएगा, पता है. हम बहुत सारी ऐसी भी ट्रेड करते हैं जहाँ नहीं पता होता, जैसे जहाँ पे प्रोबेबिलिटी फैक्टर होता है, जैसे हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं. अब ऑप्शन सेलिंग में प्रोबेबिलिटी फैक्टर है, पैसा आने के चांसेस 70-80% है, बट 20% चांस है लॉस होने के भी, और लॉस बड़ा भी हो सकता है. ओके. सो हर तरीके, अलग अलग तरीके की ट्रेडिंग होती है. जैसे आर्बिट्राज ट्रेडिंग, ये इंटरनेट पे जितने लोग हैं इनमें से 90% लोगों को पता ही नहीं होगा कि ये चीज़ भी क्या है. आर्बिट्राज का नाम ही नहीं सुना, क्योंकि उसमें रिटर्न आती है बहुत कम. जैसे आपने लगाए मोटा अमाउंट, आपने 1 करोड़ लगाया तो 1 लाख बनेगा. अब 1 करोड़ लगा के 1 लाख क्या ही होता है, बट मैं कहता हूँ मेरे लिए बहुत है. मैं इसी चीज़ से एक कनेक्ट करके, जैसे अब सट्टे की जुए की बात चल रही थी, तो मैं मानता हूँ कि अगर मान लो कोई क्रिकेट मैच चल रहा है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का अगर कोई मैच है, तो दोनों टीम्स थोड़ा स्ट्रांग हो गई है ना, तो वो पैसे वैसे जो मिलते होंगे वो बराबर मिलते होंगे, या ऊपर नीचे थोड़ा बहुत फ़र्क होता होगा, जैसे आप बता रहे हो, जैसे आप बात कर रहे हो. लेकिन अगर इंडिया और नेपाल का मैच है तो वहाँ एक तरह से आपका ये हो गया कि भाई मेरे को 99% कन्फर्म है कि इंडिया जीतेगी. उसमें क्या है कि एक मैच से आप हार सकते हो, बट अगर इंडिया और नेपाल के 100 मैच होंगे और आप हमेशा इंडिया पे बैट करोगे तो आप जीतोगे. आप समझ रहे हो? एक मैच में हो सकता है नेपाल जीत जाए, वही आपकी दिन किस्मत थी, तो वो तो जुआ हुआ. बट अगर मैं हर बार इंडिया पे बैट करता हूं, जब तक इंडिया की परफॉर्मेंस अच्छी है, कल को इंडिया की टीम बांग्लादेश जैसी होके, कल को श्रीलंका जैसी होके, कल को ऑस्ट्रेलिया बन जाए तो मुझे क्या पता. ऐसा तो नहीं पता, ऐसा थोड़ी नेपाल हमेशा ही वीक रहेगी. बट एक कहने का मतलब है कि आपको देखना होता है. दिस इज एनालिसिस. अब एनालिसिस के ऊपर आप, यस डेफिनेटली मैं ये बोलूंगा, आप ट्रेड करते हो, कसिनो में आप बेट करते हो, थोड़ा सा फर्क जरूर है. बिकॉज यहां पर हमें रिस्क पता होता है. जैसे बेटिंग में क्या होता है, 0-1 होता है, या तो पैसे जाएंगे या पैसे आएंगे. ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता. ट्रेडिंग में पूरे पैसे नहीं जा सकते. जैसे अगर आपने ट्रेड लिया, मान लो 1 लाख रुपए से लिया, तो या तो प्रॉफिट ऐसा हो रहा होगा 100, 200, 500, 1000, 2000, 3000, 4000 ऐसे जा रहा होगा, और लॉस भी ऐसे ही होगा 100, 200, 300, 400, 500. तो कहीं तो आप काटोगे ना, कहीं तो स्टॉप लॉस होगा ना. ये होती है एक स्ट्रैटेजिक ट्रेडिंग, जो इसे कसीनो से या सट्टे से या जुए से अलग बनाती है. क्योंकि मुझे पता है मेरे को कितना लॉस लेना है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे को कितना कमाना है. तो ये पता होना जरूरी होता है. अगर आपको नहीं पता, मान लो आप घर से निकल रहे हो गाड़ी लेके और आपको पता नहीं आपको जाना कहाँ है, तो गाड़ी तो आप चलाते चले जाओ, तब तक डीजल है गाड़ी में. ऐसा थोड़ी है, फिर तो आप कहीं नहीं पहुंचोगे ना. करेक्ट. कहीं आपको घर से निकलते हो पता है ना मुझे कहाँ तक जाना है, तो जब हमें प्रॉफिट भी लेना होता है तो हमें पता होता है यहाँ तक का प्रॉफिट लेना है. ठीक है. रियल एस्टेट की आपने बात करी, रियल एस्टेट में भी आप कुछ करते हो, मतलब इसके अलावा आपका और भी कुछ है बिजनेस? इतना तो तुमने देख ही लिया. तो हाँ ठीक है, पॉडकास्ट अभी तो लोगों के लिए बात चल रही है, पॉडकास्ट में तो सवाल ही कर सकते हैं. यार रियल एस्टेट में मतलब हुआ क्या, जब से मैंने इंटरेस्ट दिखाया इन्वेस्टिंग के अंदर, मेरा मेजर पोर्टफोलियो रियल एस्टेट के अंदर है. ठीक है, मेजर. तो रियल एस्टेट में क्या है कि मैं बहुत शांति से बैठता हूँ. जैसे मेरे पर डेली डील्स आती हैं. तो गुड़गांव के सारे डीलर्स, मतलब जो अच्छे हैं, कुछ मेरे कॉन्टैक्ट में हैं, तो जो डील्स आती हैं मेरे पास ज़रूर आती हैं. मैं एज एन इन्वेस्टर हूँ. ठीक है. तो मैं टाइम लेता हूँ अच्छी डील का. बहुत सारी डील्स होती हैं जो मैं जाने देता हूँ. मेरे लिए रियल एस्टेट में मैटर क्या करता है, लोकेशन सबसे प्राइम चीज़ है. उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता. पैसों में कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है. कोई मुझे बोले कि भैया वहाँ पे खेतों के बीच में कुछ ताजमहल बनेगा, हाँ. तो यार वो पहले खेतों को बनने दो यार, ताजमहल बनने दो. वो लोकेशन महंगा खरीद लेंगे पर बनने के बाद, हाँ. मतलब क्या होता है ना, रियल एस्टेट में लोग सपने बेचते हैं, हाँ. और मैं तो कैलकुलेटिव आदमी हो गया हूँ, तो सपनों पे मतलब सच कोई मेरे को वो है नहीं कि कल को होगा तब देखेंगे, तो ऐसा नहीं होता. मतलब जनरली इट डजंट वर्क लाइक दैट मेरे लिए. तो मेरे लिए क्या होता है कि मैं एक तो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता हूँ लोकेशन देख के. रूल नंबर 1 आपको लोकेशन समझ आ गया. रूल नंबर 2, ओनली लैंड खरीदता हूँ. कोई अपार्टमेंट नहीं खरीदने, कोई कमर्शियल शॉप नहीं खरीदनी, मुझे नहीं खरीदनी. मेरे को सिर्फ लैंड में इंटरेस्ट है. क्योंकि मेरे को एक चीज़ समझ आई, मैं कई साल पहले सोचता था कि नॉर्थ इंडिया का पोल्यूशन इतना ज़्यादा है, ठीक है, तो लोग नॉर्थ इंडिया छोड़ के चले जाएंगे. ऐसा मैं जब बच्चा था तो सोचता था. आज मैं सोचता हूँ लोग कहीं नहीं जाएंगे,
लोग दीमक की तरह बढ़ रहे हैं, ठीक है, लोगों को जगह चाहिए रहने के लिए, लैंड है जिसकी शॉर्टेज है, ऊपर तो लैंड पे 100 मंजिल बना दो, समझ रहे हो, ज़मीन की शॉर्टेज है, मुंबई में ज़मीन नहीं है, तो जो मेजर सिटीज़ हैं जहाँ बिजनेस है, जहाँ पे शॉपिंग सेंटर्स हैं, जहाँ पे सब कुछ है, वहाँ से लोग नहीं जाएंगे, चाहे कल को लोग अपना पूरा घर सील करा के उसमें बड़े बड़े एयर प्योरीफायर्स लगाते हैं छत पे, जैसे आजकल एसी लगते हैं ना, कल को चाहे वैसे एयर प्योरीफायर्स लगा दें, लोग गाड़ी से मास्क पहन के निकले, मास्क पहन के उतरे, चाहे बाहर 10,000 का AQI हो जाए, फिर भी रहने के लिए और सोने के लिए ज़मीन चाहिए। अब समझो होटल्स क्यों हैं, क्योंकि इंसान को नींद आती है, इंसान को रुक के नींद पूरी करके सोना है, कहीं तो सोना है ना, तो वो सोने के लिए ज़मीन चाहिए, वो नहीं मिलेगी। तो मैं कह रहा हूँ चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा ऐसा मानना है, लैंड को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, वो तो भगवान की बनाई हुई चीज़ है, बिल्डिंग को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, है ना। तो मैं लैंड में इन्वेस्ट करता हूँ, ये मेरा दूसरा रूल है। ये मेरे पापा, मेरे दादाजी, दादाजी से तो मेरी ज़्यादा बात नहीं हो पाई थी, बट मेरे परदादा ये से मुझे सिखा के गए कि बेटा कभी भी पैसे जोड़े ज़मीन खरीद लियो, ये मेरे परदादा बोल के गए थे। और मेरे को वो 102 साल जिए, तो उन्होंने अपनी लाइफ में सब कुछ देखा है, तो मैं उनकी ये वाली कहावत को कभी नकार ही नहीं सकता। अगर मुझे लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिलेगी लैंड की, और मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि लैंड, तीसरी चीज़ रूल, लैंड किस्मत से बनती है। तो मैंने आपको क्या बोला, मैं तो भाई गरीब की तरह रह रहा हूँ, क्यों? क्योंकि जो पैसा जुड़ता है, मैं चाहे गोल्ड खरीद लूँ, चाहे कुछ भी खरीद लूँ, लैंड लेनी है तो सब बेच दूंगा, सब बेच दूंगा भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। लैंड किस्मत से बनती है। सोना कल जाके फिर से खरीद लूंगा, क्योंकि सोना सेम चीज़ है, चेन बेच दो, कुछ भी बेच दो, बट लैंड किस्मत से बनती है। आज आपकी किस्मत में था कि इस लोकेशन में ये लैंड आपको मिल गई, कल को सेम लोकेशन में सेम लैंड लाओगे कहाँ से? अब गोल्फ कोर्स रोड पे प्रॉपर्टी पैदा थोड़ी कर दोगे। हाँ, जितनी जगह है उससे ज़्यादा तो तुम कर नहीं सकते ना। बिल्कुल। सो पॉइंट क्या है कि अगर कोई लैंड अच्छे प्राइस में, अच्छी लोकेशन में आती है और मेरी कैपेसिटी के आसपास है, चाहे मैं कोलैबोरेशन करके ले सकता हूँ, चाहे मैं लोन लेके ले सकता हूँ, चाहे मैं अपने और एसेट्स बेच के ले सकता हूँ, बट अगर आप पैसा लेके बैठते हो, आपको पता है कि भाई जब कोई चीज़ आएगी मैं जोड़ रहा हूँ, बट चीज़ आएगी तो ले लूँगा, तो फिर आपको डील मिल जाती है। तो वेट करो और मौके पे चौका मार दो। हाँ, टाइम लगेगा, मतलब तो क्या होगा, अब ऐसा तो है नहीं कि भाई इतने पैसे आ रहे हैं कि हर महीने कुछ ना कुछ खरीदो, ऐसा तो है नहीं, बट चाहे 1 साल 2 साल 3 साल का पैसा जोड़ा, कुछ खरीदो। अब वो खरीदने के बाद मेरा 4th रूल क्या है, ट्राई करो उससे कोई ROI निकले। तो अब हम बिल्डर फ्लोर्स बनाते हैं, मेरी वाइफ के घर वाले सारे रियल एस्टेट के अंदर ही हैं ज़्यादातर लोग, तो वो बिल्डर फ्लोर्स बनाते हैं। तो हम गुड़गांव के अंदर, दिल्ली के अंदर कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो वो हम बनाते रहते हैं। तो उसमें क्या है कि वो बना के बेचने में एक अच्छा ROI निकल जाता है। तो क्या होता है, लैंड बेची, लैंड पे घर बनाए, बेच दिए, फिर से लैंड खरीदी, तो 1 या 2 रोटेशन में आपकी 1 लैंड 2 हो जाएंगी। तो अभी इंडिया में कर रहे हो, इंडिया से बाहर भी? भाई अभी इंडिया में, बट मेरा मन बहुत है, मेरा न्यूजीलैंड में रियल एस्टेट का बिजनेस करने का मन है बहुत। चलो, दुबई में तो करेंगे ही, आगे चल के आपको मैं अच्छे प्रोजेक्ट्स बताऊंगा। खैर आप मुझे प्रोजेक्ट बताओगे और मैं कह रहा हूँ मुझे लैंड में इंटरेस्ट है। नहीं, लैंड वाले प्रोजेक्ट्स बताऊंगा ना आपको, वैसे वाले प्रोजेक्ट। तो उसके लिए थोड़ा कमाने पड़ेंगे, थोड़े पैसे पहले लगते हैं काम पे। दुबई वैसे देखा जाए तो गुड़गांव से सस्ता ही है। अगर आप गुड़गांव में काम कर रहे हो तो आप फिर कहीं भी कर सकते हो। गुड़गांव में तो नहीं, गुड़गांव के रेट देखो बहुत अच्छे हैं, और उसके रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा हैं और लोग बहुत ज़्यादा मूव कर रहे हैं, ठीक है। दिल्ली से एक बहुत अच्छा आप यहाँ पे इनफ्लो देख रहे हो गुड़गांव के अंदर लोगों का आ रहा है, क्योंकि सड़कें चौड़ी हैं, गाड़ी पार्क करने की जगह मिलती है, थोड़ा सिविक सेंस दिल्ली से ज़्यादा है, वैसे तो कुछ नहीं है थोड़ा सा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं एक बीकानेर वाले में गया, तो गुड़गांव में मैं गया, तो मैंने बोला कि कुछ चाहिए, तो सब लाइन में लगे हुए थे, आप आराम से आओ, आपका नंबर आएगा, आप कार्ड से पेमेंट करो, आपने सामान खरीद लिया। दिल्ली में गया, ओ भाई 500 पकड़, ये 2000 मेरे को काजू कतली चाहिए, तो मतलब एक के ऊपर एक चढ़ते हैं लोग ना। है सेम बीकानेर, कितना फर्क है, 20-30 किलोमीटर का फर्क है, बट एक सिविक सेंस का ड्रास्टिक डिफरेंस है। सो दिस इज व्हाट पीपल सी। अभी जैसे मैं जब फर्स्ट टाइम गुड़गांव आया था, मैं उससे पहले दुबई चला गया था, मैं गुड़गांव नहीं आया था कभी, मैं दिल्ली रहता था। और जब मैं पहली बार आया, मैंने कहा यार ये इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में है, क्योंकि आई हैव सीन होल द इंडिया। बैंगलोर अच्छा है, मुंबई अच्छा है, बट एक अच्छी वाइब है गुड़गांव की, राइट।
बिल्कुल। पोल्यूशन है, दैट्स अ मेजर इशू, जो बिगेस्ट इशू है। इस कमरे में भी 2 एयर प्योरीफायर लगा के हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, इसका एक रीजन ही तो है। पोल्यूशन का तो कुछ कर नहीं सकते अभी। ये तो जो आपने कहा कि घर को पैक करके हो सकता है कल एसी की जगह एयर प्योरीफायर भाई ये तो होंगे, वो हो क्योंकि सकता देखो है। जो गवर्नमेंट है ना, वो मतलब एक्चुअली गवर्नमेंट ना सेंसलेस है। पोल्यूशन हो रहा पराली से, वो एक्शन ले सकते हैं, वो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो वोट बैंक है, फार्मर्स वोट बैंक है। सो वो फार्मर्स के अगेंस्ट नहीं जा रहे, उन्हें पता फार्मर के अगेंस्ट जाएंगे तो भैया हमारा वोट बैंक ही खत्म हो जाएगा, हमारी सरकार गिर जाएगी, ठीक है। फार्मर जो है वो उतना पढ़ा लिखा नहीं है, उसे नहीं पता कि उसके बच्चों को ही कल को कैंसर होगा इस पराली जलाने से। आपने तो पराली पे वीडियो बनाई थी, राइट? वीडियो बनाई थी। उनका मानना ये है कि अगर हम पराली यहाँ जला रहे हैं तो यहाँ क्यों नहीं हो रहा पोल्यूशन, लेकिन अब उसके पीछे की साइंस उन्हें पता ही नहीं है। पीछे की साइंस ये है कि माउंटेन्स है उधर साइड, जो ये अपना पूरा हिमाचल और जो इधर वाला साइड हो गया उत्तराखंड वाला साइड, वहाँ से उधर से जो हवा आ रही है, हवा के थ्रू पूरा पंजाब की जो वो पोल्यूशन जो हो रहा है वो इधर आ रहा है दिल्ली में। बीच में सारा गांव वाला एरिया है जो इधर वाला, तो वहाँ पे सारा क्लियर हो जाता है, वहाँ से सारा बाहर आ जाता है। लेकिन जब दिल्ली और गुड़गांव में जब वो पोल्यूशन पहुँचता है तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, उनके बीच में वो फंस जाता है। और यहाँ पे थोड़ा वो ह्यूमिडिटी चेक के चक्कर में और गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा हैं तो उसके चक्कर में वो फंस जाता है रोड के बीच में। एक सबसे बड़ा रीज़न बताता हूँ। अभी हम जहाँ पे बैठे हैं, तो अगर आप सी लेवल देखोगे तो गुड़गांव का और दिल्ली का सी लेवल बहुत नीचे है। तो मैं हर साल जनरली ऐसा करता था कि पोल्यूशन में दिवाली के बाद फैमिली को 1-1.5 महीने 2 महीने के लिए कहीं बाहर ले जाता था, मतलब भाई नहीं रह सकते, ठीक है। सो मैं लास्ट ईयर गया था मसूरी। जब आप मसूरी से नीचे देखते हो, इवन देहरादून, आपको वो चादर दिखती है आंखों से, जैसे फ्लाइट से दिखती है ना, तो मसूरी से दिखती है विजिबली। तो मसूरी का AQI होगा 50, देहरादून का होगा 120-140, हरिद्वार का होगा 250 और यहाँ का होगा 500। बिल्कुल ये जा रहा है, बिल्कुल, तो यही चल रहा है। बट इसमें गवर्नमेंट की और किसानों की दोनों की गलती है। मतलब हम हवा को कैंसरस बना रहे हैं, मतलब कल को पता भी नहीं लोगों को लंग कैंसर पता नहीं क्या क्या होगा, वी डू नॉट नो। क्योंकि मैं जब छोटा था ना भाई, मैं छत पे सोता था कभी कभी अपने चाचा के साथ, छत पे सितारे गिनते थे हम। और आज देखते वो जो कॉन्स्टेलेशंस हमने बुक में पढ़े हैं ना, वो मैंने एक्चुअल में ऐसे देखे हैं सितारे। मैं रोज रात को सितारे मेरे को आज भी सितारे देखने का शौक है। मैं सितारे देखने के लिए लद्दाख में गया, लद्दाख में मज़ा नहीं आया, मतलब मेन लेह वगैरह में। मैं नुब्रा वैली गया, वहाँ मज़ा नहीं आया। तो मुझे किसी ने बोला हेनले चले जाओ। हेनले में इंडिया की ऑब्जर्वेटरी है जहाँ से सितारे देखे जाते हैं। तो मैं इतना पागल हूँ, वहाँ पे कोई होटल नहीं और मेरे साथ मेरी पूरी फैमिली, होम स्टे करना पड़ेगा। तो फिर वहाँ पे रोड टूटे हुए थे उस टाइम पर, ठंड बहुत ज़्यादा थी, तो वहाँ पे जा नहीं पाया। बट अगर मुझे मौका मिलेगा मैं हेनले ज़रूर जाऊँगा। मैं प्रमोट कर रहा हूँ, रोड ठीक करवा देना, सरकार को बोल रहा हूँ। बट कहने का मतलब है इंडिया के अंदर भी, जैसे मैं इतना पागल, -10 या 15 ऐसा कुछ हो रहा होगा जब मैं नुब्रा वैली गया। मैं रात के 1-1:30 बजे उठा, मुझे पता था कि रात में बढ़िया, क्योंकि सब लाइट बंद हो जाएगी। मैं वाइफ को मैंने उठाया, मैंने कहा उठो, तो वाइफ पहले उठ ही नहीं रही थी। मैं जैसे भी स्वेटर वेटर सब पहन के, जैकेट वैकेट पहन के, मफलर लगा के बिल्कुल पैक करके, क्योंकि -10 भी बहुत होता है, ऐसी -10-15 होगा रात को। तो मैं अपने वो जो रूम था, कैंप टाइप के रूम्स है वहाँ पे, उससे बाहर निकला और बाहर निकल के मैं मेजमराइज हो गया भाई। मैंने कहा यार बचपन याद आ गया, मतलब। तो भाई मैं वाइफ को लेके आया और मैं रात में जाके मम्मी पापा सबके गेट खटखटा रहा हूँ 2 बजे कि क्या हो गया। मैंने बाहर आओ सितारे दिखाता हूँ। क्या पागल हो गया, अंदर जा, -15 में क्या सो जा भाई। मैं कम से कम, क्योंकि ज़्यादा देर तो नहीं रुक पाया, क्योंकि खिड़की पे पता नहीं वो दिख नहीं रहा था खिड़की से, तो गेट खोल के बाहर आके देखना पड़ रहा था। मैं कम से कम भी आधा घंटा बैठा हूँ -10 में। आधा घंटा, मतलब मैं तो यार सितारे देख रहा हूँ। उसके बाद टूटते हुए सितारे देख रहा हूँ। फिर एक बार हम ऑफिस के सारे स्टाफ को लेके गए, हम कैंपिंग पे गए, वहाँ पर वहाँ गए थे हम, खीर गंगा, ये लो कैमरामैन ने बता दिया। तो खीर गंगा गए हम भाई, ऊपर गए तो जब कैंप की रात लाइट बंद हो गई, मैं और मेरे एक आधा फ्रेंड भी थे, उनके साथ मैं वहाँ पे माइनस का ही टेम्परेचर हो गया होगा रात को, -5-10-12। तो -12 में हम घास पे लेटे हुए हैं, मतलब कैंप छोड़ दिया, क्योंकि कैंप में भी हल्का सा कोई बल्ब जल रहा होगा ना, वो भी डिस्टर्ब करता है। ओ भाई मैं लिटरली बता रहा हूँ, मतलब मुझे नहीं पता, मैंने इतने टूटते तारे कभी जिंदगी में नहीं देखे थे, क्योंकि ऊपर से ज़्यादा दिखते हैं। एवरी 30 सेकेंड्स और
1 मिनट के अंदर एक टूटता हुआ तारा, मतलब वो क्रेज है लाइफ का मेरा अब। जैसे लोगों को अलग अलग क्रेज होते हैं ना, लोगों को हाई मिलती है क्लब में जाने में, लड़की पटाने में, दारू पीने में, मेरे को यार नेचर से प्यार है, मतलब मेरे को वो मजा आता है, वो थ्रिल देता है। बड़े बड़े लोगों के ऐसे ही शौक होते हैं। नहीं ये तो बड़े यार दिल्ली में छत पे हो जाते थे, तो गरीबों वाले शौक थे। समझ रहे हो सकता है आने वाले टाइम में इन चीजों की टिकट लगे कि भाई तुम्हें तारे देखने ऐसी जगह भाई पे लगने जाना लग गए ना। अभी मैं देख रहा था दुबई के अंदर एक जगह है, वहाँ पे वो पता नहीं समुद्र में भी लेके जाते हैं और होटल के अंदर भी होता है। तो वो क्या करता है, स्विमिंग पूल में आपको एक बेड देते हैं, आप लेट जाते हो हेडफोन लगा के, और आप वो सबको लाइटें वाइटें बंद करते हैं और आप कुछ तारों को देखते हो, मिल्की वे देखते हैं, पता नहीं ऐसा कुछ मैं देख रहा था। तो उसके पैसे ले रहे हैं भाई, तारे दिखाने के पैसे ले रहे हैं। ये तो फ्री था ना। टाइम देख लो कैसे कितना ज्यादा तरक्की करता पानी के पैसे देने लग गए हम, साफ हवा के लिए एयर प्यूरीफायर के पैसे देने लग गए, अब तारे देखने के लिए भी पैसे देने लग गए, बताओ। खैर फैमिली में कौन कौन है भाई आपके? मम्मी पापा के साथ हम रहते हैं और मेरा एक भाई है, वाइफ है, 2 बच्चे। और अपने पढ़ाई, आपके पढ़ाई के बारे में क्या? मैंने साइकोलॉजी ऑनर्स करी है और साइकोलॉजी ऑनर्स करने के बाद मैंने सोचा मैं पढ़ लूँ, बट फिर मैं बिजनेस में लग गया, तो फिर शादी करनी थी तो टाइम ज़्यादा मिला नहीं। बट मेरा तो काफ़ी मन है, मतलब क्योंकि मैंने अब स्टॉक मार्केट में इतनी पढ़ाई कर ली है कि मैं कल को शायद कुछ थीसिस वगैरह लिखूंगा डायरेक्टली, तो देखते हैं कल को क्या होता है। एक चीज़ बताओ, अगर आज की डेट में पुष्कर के पास कि भाई आपके पास 0 रुपए से हैं, बिल्कुल 0 से शुरू करना है, ना फॉलोअर्स हैं ना कुछ है, तो फास्टेस्ट वे क्या होगा कि आप मिलियनर बन सको वापस से? यार देखो, अभी तो जो आता है वही कर सकते हैं, वो आसान है मेरे लिए भी। अगर मेरे फॉलोअर ना भी हो तो मैं दोबारा से शुरू करूंगा तो भी फॉलोअर्स आ जाएंगे। दोबारा से क्या, रियल एस्टेट? नहीं, अभी तो मैं देखो, जो आपको 80-20 देखना है, आपको रिजल्ट कहाँ से आ रहे हैं। मान लो मेरे को वीडियोस मेरी चल रही हैं, उससे भी मुझे पैसा आता है ना। यूट्यूब ने भी भाई लाइफ में बहुत ग्रोथ दी है भाई, तो बिल्कुल क्लियर है, जहाँ से ग्रोथ मिली है वो मुझे आता है। रियल एस्टेट के लिए पैसे जोड़ने पड़ेंगे ना, हम 0 है तो रियल एस्टेट तो कर नहीं सकते। तो मैं 2-3 काम करूंगा। पहला काम तो मैं वीडियोस बनाऊंगा, दूसरा शायद मैं रियल एस्टेट के अराउंड वीडियोस बनाऊं। मैं 80% चांस है कि मैं रियल एस्टेट और मतलब मैं रियल एस्टेट के अराउंड काम करूंगा, ऐसा मुझे लगता है। स्टॉक मार्केट क्योंकि मुझे आती है तो मैं वो भी सिखा सकता हूँ और वो मैं सिखाऊंगा भी, तो इसके अराउंड मैं काम करूंगा। और मुझे लगता है कि रियल एस्टेट के अंदर मैं जो वीडियोस बनाऊंगा और जो लोगों से कनेक्शंस बनाऊंगा, तो कनेक्शंस का खेल होता है लाइफ में, स्टार्टिंग में ना बहुत बहुत बड़ा रोल होता है। तो रियल एस्टेट में आपको लोग ऐसे मिलते हैं उनके पास पैसा होता है और उनके पास भी आइडियाज़ होते हैं, तो मैं बड़ा ओपन रहूँगा कि अगर किसी के पास कोई और अच्छा आइडिया है तो आई एम वेरी ओपन टू डू एनीथिंग। अगर मेरे पास पैसे 0 हैं तो फिर कोई शर्म नहीं है काम की, कोई भी काम करना पड़े। मैंने लाइफ में बहुत काम करे हैं भाई। मैंने सुबह उठ के अपने इंस्टीट्यूट के लिए 5 बजे पैम्फलेट भी बेचे मतलब बांटे हैं, अखबार में डलवाने जाना पड़ता था। सुबह कुत्ते भौंकते थे, स्कूटी पे जाता था मैं। अच्छा। मुझे वो टाइम भी देखा है। मैंने इंश्योरेंस भी घर घर जाके समझाया लोगों को, भाई इंश्योरेंस की पॉलिसी करा लो। तो मैंने बहुत काम करे हैं। मैंने सेल्स एंड मार्केटिंग भी बहुत करी है, डायरेक्ट सेलिंग भी करी है, तो मैंने बहुत काम करे हैं लाइफ में। तो क्योंकि कोई शर्म ही नहीं थी ना, कुछ भी करना पड़े, पैसे तो है नहीं, तो जो भी लेजिट वे से पैसे आ सकते हैं करो। बिल्कुल सही बात है। घर घर जाके ट्यूशन पढ़ाया, मुझे कोई शर्म नहीं है, तो वो तो मैंने करा ही है ना भाई। जब तक पैसा आपके पास नहीं है तब तक शर्म तो होनी ही नहीं चाहिए कि भाई सबसे पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि पैसा कमाना है। लोग तो कुछ ना कुछ बोलेंगे ही। जब पैसा कमा लोगे, एक मुकाम पे पहुंच जाओगे, उसके बाद कोई कुछ नहीं बोलेगा, उसके बाद तुम कुछ भी करो सब बढ़िया ही होता है। यार मैंने आज ही ये डायलॉग सुना, तो मैंने अपने एक फ्रेंड को बोला, यार बड़ा स्मार्ट लग रहा है। कहता ब्रो, आफ्टर यू टर्न 30 कोई स्मार्ट लड़का नहीं होता, कोई अगली लड़का नहीं होता, कोई हैंडसम लड़का नहीं होता, या तो अमीर होता है गरीब होता है। इधर यू आर रिच और पुअर आफ्टर 30s। बिल्कुल सही। तो और कुछ नहीं होता, उससे पहले देख लो अपने जो लुक्स जो देखने हैं। तो अपना 20 से 30 वाली जो ये एज है इसमें कमा लो भाई, जितना इसमें कमा मेहनत सकते करो हो। भाई, मेहनत करो, बहुत मेहनत करो 100%। मतलब क्योंकि एक्चुअली इस एज में ना मेहनत पता नहीं लगती। जैसे आज आप मुझे बोलो कि दिल्ली गुड़गांव रोज ट्रैवल करना है, तो मैं तो हाथ जोड़ लूंगा, मैं कहूँगा भैया नहीं चाहिए पैसे, समझ रहे हो, मैं नहीं ट्रैवल कर सकता। बट मैंने तो ये किया है ना, और खुशी खुशी किया है। बिल्कुल। तो अब मेरी पता है क्या माइंडसेट था, जब मैं ये टोल के ट्रैफिक पे फंसता था एम्बियंस के ऊपर, मेरा माइंडसेट देखो कितना पॉजिटिव था। मैं कहता था पुष्कर, सड़क के बीच में आधे घंटे के लिए गाड़ी खड़ी करके हाईवे के बीच में तू क्या गाने सुन सकता है अगर ये ट्रैफिक ना हो तो?
तो मैं इतना पॉजिटिव आदमी था कि भाई सड़क के बीच में गाड़ी रुकी आधे घंटे के लिए बिल्कुल बंद, कुछ कर ही नहीं सकते, आपको पता है ना, ऑप्शन तो कुछ है ऐसे जाम लगते ही है। हाँ। तो मैंने कहा यार ये कभी हो सकता है क्या कि सड़क के बीचों बीच अपन फंसे हो और रिलैक्स करके गाड़ी मतलब गाने सुन रहे हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है भाई। मैं भी मतलब मैं तो लोगों को भी यही बोलता हूँ कि भाई जो तुम्हारी 20 से 30 वाली जो ये एज है ना, इसमें अगर तुम्हें पैसा कमाने की आदत लग गई, लत लग गई तो ठीक है। अगर तुम इसमें किसी भी चीज़ में घुस गए ना 20 से 30 वाली एज में, तो फिर तुम आगे पूरी लाइफ उसी में घुसे रह जाते हो मेरे हिसाब से। तो 100%। अगर तुम्हें लग गया कि पैसा कमाना है, पैसा बड़ा करना है सब कुछ, तो तुम वहाँ घुस जाओगे। जितनी अगर गलत आदतें हैं सारी 20 से 30 में पड़ जाती हैं लोगों को। हाँ, और फिर बस उसी में नहीं पढ़नी चाहिए। फिर वो 99% तुम्हारे साथ ही रहती है लाइफ टाइम। उसके बाद ना आपकी चॉइस होती है। जैसे आज ड्रिंक करना ना करना मेरी चॉइस है, आई चूज नॉट टू ड्रिंक। अब समझ रहे हो, ये तो मेरी चॉइस हो गई ना। मेरे को पहले आपको लगता है कि यार ये शो ऑफ है, जब आप कॉलेज में होते हो तो ये पार्टी, बियर पीना, सिगरेट फूकना, ये आप बताते हो यार आज 10 फूक दी, मतलब है ना भाई 5 गर्लफ्रेंड भाई, मतलब ऐसा बिल्कुल होता है। ये 20 से 30 साल के एज के लोगों के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है ना, कूल लगने के कूल लगने, मतलब उन्हें लगता है कि ये बहुत कूल है क्योंकि सोसाइटी ऐसा दिखा रही है, सोशल मीडिया ना। बिल्कुल बिल्कुल। बट जैसे लोग दिखा रहे हैं इंटरनेट पे, भाई एक बीवी से क्या होता है, हाँ। मतलब यार लोग यहाँ तक भी दिखा रहे हैं। नहीं, मतलब ठीक है किसी के लिए, हाँ, भाई क्या क्या होता है। मतलब मेरे एक फ्रेंड मुस्लिम है, मैंने कहा तूने 4 शादी क्यों नहीं करी, कह रहा भाई एक नहीं समझ रही, कह रहा हमारे में भी ऐसा लिखा है कि भाई, मतलब पता नहीं ऐसा कुछ बता रहा था, मेरे को तो रिलीजन सबके रिस्पेक्ट करता हूँ, तो कह रहा यार उसमें क्या होता है, आपको हर बीवी को इक्वल प्यार करना है और आप जिम्मेदारी उठा सकते हो और उसे मंजूर है, बहुत सारी शर्तें हैं। सो ये सिर्फ प्लेजर की चीज़ नहीं है जो दुनिया दिखाती है, ऐसा नहीं है। वो तो ये होता था कि पहले कोई वॉर हुआ, भाई लड़कियां ज़्यादा हो गई, लड़के कम हो गए, अब आप किसी को अडॉप्ट कर रहे हो एज अ वाइफ। आप समझ रहे हो, मतलब अब समझो जर्मनी में जब हिटलर का वर्ल्ड वॉर हुआ था, तब क्या हुआ कि जर्मनी की पॉपुलेशन बहुत कम हो गई। अभी इंडियंस अट्रैक्ट क्यों हो रहे रशिया की तरफ, रशिया की भी पॉपुलेशन कम हुई बड़ी है आदमियों की। यार वो यूक्रेन के वॉर में कितने मरे, बहुत ज्यादा मरे, मतलब हंसने की बात नहीं है, इट इज अ सीरियस थिंग। सो इफ यू कैन लव समबडी इक्वली, लव और लस्ट में फर्क है। If you can love, you can adopt their children also, their finances also, then it is okay as per their religion. So religion को भी मैनिपुलेट करते हैं ना लोग, तो ऐसा नहीं है। ऐसे लोग कहते हैं हमारे राजा महाराजाओं की 100 बीवियां होती थी, भाई वो अफोर्ड कर सकते थे भाई ठीक है, यहाँ पर लिए बराबर प्यार है सबके लिए, मतलब वो जो भी करते होंगे, मैं नहीं कह सकता, देखो दैट कुड बी एनीथिंग, बट पॉइंट इज वेरी क्लियर। आपको आफ्टर 30s एक जगह पर आके समझ आता है कि मुझे लाइफ में एक्चुअल में क्या चाहिए, एक्चुअल में क्या चाहिए। एक्चुअल में पीस ऑफ माइंड चाहिए, एक्चुअल में बहुत सारा पैसा नहीं चाहिए। ये लोगों को अभी लगता है 20-30s में, किसी से पूछोगे मुझे करोड़ों रुपए चाहिए, एक्चुअल में करोड़ों का करेगा क्या तू, इतना आपका वैसे खर्चा नहीं होता। पर ये चीज़ समझ भी तभी आती है जब करोड़ों आ गए होते हैं। हाँ, ये कह सकते है ना। और एक ये ऐसी लत है ना कि एक बार तुम जब वो करोड़ वाला टच कर लेते हो ना, कि मान लो बचपन में क्या यार हमारे रिलीजन में है ना, जिसने भोगा उसने त्यागा। जैनिज्म के सारे तीर्थंकरों को अगर आप पढ़ोगे, मैं बड़ा रिलीजन पढ़ता हूँ, तो सारे राजा थे। हमारे भी ज्यादातर गॉड्स हिंदुइज्म में राजा राम, राजा कृष्ण, राजा ही तो थे। तो जितने भगवान भी हमारे रहे हैं वो सब राजा ही थे। तो गरीब लोग भगवान भी नहीं बनते, पता नहीं क्यों मतलब इट इज रियल। मतलब जैनिज्म में अगर आप देखोगे, जो तीर्थंकर जितने भी हैं वो सब किंग्स थे। गौतम बुद्ध पहले वो राजा थे, फिर वो गौतम बुद्ध बने। तो मतलब वो जो भोगेगा वो त्यागेगा, पता नहीं। तो बहुत जरूरी है इसका मतलब। नहीं, वो मैस्लोस के अंदर साइकोलॉजी भी पढ़ी है मैंने, तो मैस्लोस का पिरामिड दिखाते हैं, तो उसमें भी जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन फेज होता है वो टॉप होता है। उससे पहले फैमिली रिस्पेक्ट करे, सोसाइटी रिस्पेक्ट करे, रोटी कपड़ा मकान पैसा वैसा, वो सब पिरामिड्स हैं। आपके हिसाब से आपकी कोई ऐसी आदत जिसने आपको मिलेनियर या जहाँ भी आज आप हो वहाँ पहुँचने में हेल्प करी है? भाई सीखने की आदत, मतलब मैं डेली सीखता हूँ और बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ अगर मुझे कुछ नहीं आता तो उस पर काम करना, उसे सीखना। जो चीज़ आपके काम के लिए ज़रूरी है ना, उसे सीखना ज़रूरी है। और एक और आदत है, वो मैंने बाद में सीखी है, वो स्टार्टिंग में भी नहीं लोग कर पाएंगे, बट एक चीज़ होती है जिसे बोलते हैं डेलीगेशन। अब डेलीगेशन का मतलब क्या होता है कि आप लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ सकते अगर आप सब कुछ करोगे तो।
जैसे आप क्या देखते हो, आपके पड़ोस में एक अंकल हैं, ठीक है, वो सक्सेसफुल हैं, उनके पास गाड़ी भी है, वो गाड़ी खुद धोते हैं, जाते भी खुद हैं, कभी कभी अपनी वाइफ की हेल्प भी करते हैं किचन में, अच्छी बात है, करनी चाहिए, घर की फल सब्जी भी लेकर आते हैं, ठीक है ना। बट वो कभी बहुत अमीर नहीं बन सकते। मैं आपको उसका आंसर देता हूँ क्यों। अब आप एक बहुत अमीर आदमी इमेजिन करो, जैसे आप बहुत अमीर आदमी इमेजिन करते हो, पहले आपको दिखता है वो खुद गाड़ी नहीं चला रहा, ज़्यादातर लोग वो पीछे बैठे हैं गाड़ी के। क्योंकि जब मैं जैसे अब मेरे पास एक स्पोर्ट्स कार है मान लो, तो जब मैं स्पोर्ट्स कार चलाता हूँ तो मुझे खुद चलानी होती है, और मेरा घर का ज़्यादा डिस्टेंस है नहीं, मुझे किसी ने बोला था ऑफिस और घर के बीच में रेड लाइट नहीं होनी चाहिए, मैंने फॉलो किया, बट फिर भी ट्रैफिक लगने लग गया यहाँ पे। कि मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी कि जो अमीर लोग हैं ना वो डेलीगेट करते हैं काम को। जैसे गाड़ी खुद साफ करना, आप किसी को 500, 1000, 1500, 2000 रुपए देके महीने भर तक गाड़ी बढ़िया से साफ करा सकते हो, डिपेंड करता है आप कहाँ रहते हो। बट अगर वो काम भी आप खुद करोगे तो उसमें आपका एक टाइम जाता है। सो अमीर लोगों को समझ आता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। जैसे आपकी फिटनेस है तो आपको खुद जिम जाना पड़ेगा, खुद बॉडी को रगड़ना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपकी फिटनेस मेंटेन रहेगी। कुछ काम ऐसे जो खुद करने हैं। पर जैसे गाड़ी चलाना, आपके लिए खाना बनाना, आपको कपड़े धोना, इवन बिस्तर खुद लगाना चाहिए, मैं मानता हूँ, बट अगर कोई और लगा सकता है और उससे आपके 5 मिनट बचते हैं, तो इन फ्यूचर यू विल थिंक अबाउट इट। जैसे मैंने वीडियो एडिटिंग स्टार्टिंग में सीखी, बट मैंने कभी करी नहीं। सीखी, आती है मुझे, बेसिक वीडियो एडिटिंग आती है, बट मैंने कभी करी नहीं, क्योंकि मुझे समझ आया यार ये मेरे लिए कोई और कर सकता है, ठीक है, तो मेरा टाइम बच गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे लिए आपको हमेशा अपनी MVP ढूंढनी होती है, MVP, मोस्ट वैल्यूएबल एंड प्रॉफिटेबल एक्टिविटी। आपके लिए क्या है, मान लो मेरे लिए वीडियो बनाना है, तो अगर उतने टाइम में मैं रिसर्च करके एक वीडियो बना देता हूँ और मेरे लिए एडिटिंग कोई और कर देता है, तो मेरे लिए अगली वीडियो के लिए कंटेंट ढूंढने का टाइम फ्री हो गया। आप समझ रहे हो। जब मेरे को दिल्ली से गुड़गांव जाना होता है तो मैं हमेशा गाड़ी पे पीछे बैठ के ही जाता हूँ, क्योंकि वहां पर 2 घंटे लगने हैं। सैटरडे संडे एक अलग बात है, अदरवाइज 2 घंटे लगने हैं। अगर 2 घंटे जाने के और 2 घंटे आने के लगने हैं, तो मैं खुद गाड़ी नहीं चलाना चाहता, क्योंकि 2 घंटे और 4 घंटे, उन 4 घंटों में मैं किसी से बात कर सकता हूँ, कोई और प्रोजेक्ट की बात कर सकता हूँ, कोई आइडिया की बात कर सकता हूँ, मैं फ्री हूँ। इनफैक्ट मैं सो सकता हूँ, मैं लिटरली सो जाता हूँ, क्योंकि सोना वो आपको खुद ही करना पड़ेगा। देयर आर सर्टेन एक्टिविटीज जो आपको खुद ही करनी है, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज जो आप डेलीगेट कर सकते हो। तो जो अमीर लोग हैं ना, वो डेलीगेशन पे बिलीव करते हैं, वो अपना टाइम फ्री करते रहते हैं। और इसके लिए मैंने अपना एक फॉर्मूला बनाया था, ये सबको आज नहीं समझ आएगा, बट ये सीख लो, क्योंकि लाइफ में कभी तो तुम अमीर बनोगे और ये तुम्हारे लिए काम आएगा। हाउ दिस कैन बी डन विदाउट मी, हाउ दिस कैन बी डन विदाउट मी इज अ सोल्यूशन टू योर एवरी प्रॉब्लम रिलेटेड टू मनी। क्योंकि एक ही लाइफ है। थोड़े थोड़े बाल सफेद होने लग गए हैं, कब पता नहीं लगेगा, सॉल्ट एंड पेपर लुक से कब नरेंद्र मोदी जैसे पूरे वाइट हो जाएंगे, पता नहीं लगेगा। तो टाइम बहुत जल्दी बीतता है, टाइम तो उड़ रहा है, तो उसकी वैल्यू करना बहुत ज़रूरी है। बहुत कम लोग शायद ये चीज़ समझ पाएंगे, लेकिन जिन्होंने समझ लिया वो ग्रो कर जाएंगे। एनीवेज, क्रिप्टो वगैरह की ही बात करते हैं भाई। 3 ऐसे क्रिप्टोज जो बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए आज के डेट में लोगों को। यार देखो, मैं आपको ना बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट देता हूँ, बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट। कई लोग क्रिप्टो पे बिलीव करते हैं, उसमें इन्वेस्ट करते हैं, हम क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं, बट मैं पर्सनली क्रिप्टो में नहीं कोई इन्वेस्टमेंट करता मेजर। बहुत हल्की फुल्की कोई इन्वेस्टमेंट पड़ी हो तो पड़ी हो, मेजर इन्वेस्टमेंट मैं नहीं करता हूँ क्रिप्टो में, ना मैं सलाह देता हूँ, क्योंकि बहुत वॉलेटाइल है, ठीक है, और मुझे नहीं समझ आता। मतलब मेरी बुद्धि छोटी हो सकती है, आई एम सॉरी फॉर दैट, कि मेरे को नहीं समझ आता, इसलिए मैं इन्वेस्ट नहीं करता। किसी को समझ आता है वो इन्वेस्ट करता है। तो किसी ने, हो सकता है कोई 100 रुपये पे कॉइन खरीदा हो, वो 10,000 का हो जाए, मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता। देखो सीधी बात है, हर सुंदर लड़की मेरी बीवी नहीं हो सकती, ठीक है, आपको कहीं तो सेटिस्फाई होना पड़ेगा। मैं ETF इन्वेस्टिंग से सेटिस्फाइड हूँ। लाइफ में सेटिस्फैक्शन बहुत जरूरी चीज़ है। अब मेरे से पूछो कि ETF में कौन सा इन्वेस्ट करना है, शायद मैं आपको बताऊं कि मैं किस में करता हूँ, फिर भी मैं बोलूँगा आपको अपने हिसाब से करना चाहिए। बट जो मैं करता हूँ वो क्लियर है, ये मैं करता हूँ। जो मैं नहीं करता मैं क्लियर बोलता हूँ, ये मैं नहीं करता। बट ऐसा नहीं कि वो गलत है, आप समझ रहे हो। देयर इज नथिंग ब्लैक एंड वाइट। आई मे नॉट बी पर्सनली देयर, बट इट मे नॉट बी रॉन्ग।
मुझे बैडमिंटन खेलना पसंद है, आपको फुटबॉल खेलना पसंद है, मेरे से नहीं खेला जाता फुटबॉल, तो मैं नहीं खेलता। 3 ऐसी चीज़ें जिनमें आज के टाइम पे अगर इन्वेस्ट करें तो फ़ायदेमंद हो सकती हैं आगे चल के। देखो ETFs में 100% इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। आजकल तो ETF में SIP का भी ऑप्शन आ गया है। ETF होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। इट इज़ बिल्कुल सेम होते हैं म्यूचुअल फंड जैसे, बस वो रियल मार्केट में ट्रेड होते हैं। मैं म्यूचुअल फंड कम बोलता हूँ, ETF ज़्यादा बोलता हूँ, वो बेहतर है। वो आपको मेरी वीडियो सर्च करोगे तो समझ आ जाएगा कि क्यों बेहतर है। ETF गूगल कर लेना और जो अच्छे ETF लगे उन्हें खरीद लेना, सारे अच्छे हैं। मैं तो बोलूँगा सारे अच्छे हैं। बट जैसे आपको इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो निफ्टी 20, बैंक 20, फार्मा 20, IT 20 या गोल्ड का ETF, सिल्वर का ETF, इनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। गोल्ड सिल्वर में भी तो आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। गोल्ड 20 और सिल्वर 20 भी होता है। तो ये ETFs के नाम है। फिर मिड कैप ETF भी है, HDFC का भी SML 250 है, स्मॉल कैप इंडेक्स हो जाता है वो। तो ऐसे बहुत सारे ETFs मार्केट में अवेलेबल हैं। ओके तो ETF में आप इन्वेस्ट कीजिए, ये पहली चीज़ है। आपने बोला 3 ऐसे एसेट्स, तो एक ETF हो गया। दूसरा गोल्ड। गोल्ड क्या है कि गोल्ड डाइवर्सिफिकेशन देता है। मैं गोल्ड खरीद रहा हूँ जब गोल्ड 30,000 के भाव पे था, ठीक है, तो गोल्ड मैं आज भी खरीदते ही रहता हूँ। तो आज भी इस रेट पे भी मैं गोल्ड खरीदता हूँ, और जब 30,000 का था तब भी खरीदता था। मेरा एक ही रूल होता है, बाइंग ऑन डिप। गिरे खरीद लो, गिरे खरीद लो। मैंने आपको रूल बताया था क्यों, क्योंकि आपको समझ आ गया ना। अगर वो एग्जाम्पल है 50% गिरेगा तो जब वो वापस वहीं पे पहुंचेगा 100% की रिटर्न होगी, तो पोर्टफोलियो में रिटर्न बड़ी दिखती है। दूसरी चीज़, जब आपके पास मार्केट में कभी क्रैश आएगा, कभी तो आएगा, तो आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो डेट इंस्ट्रूमेंट्स, गोल्ड आपके पास होगा तो उसे बेच के आप इक्विटी खरीद सकते हो। रिटर्न हमेशा स्टॉक मार्केट ही देगी, इक्विटी मार्केट से ऊपर कुछ नहीं है। ओके और अगर आपके पास ज़्यादा पैसा थोड़ा जुड़ जाता है तो लैंड खरीदो। लैंड की रिटर्न शेयर मार्केट से ज़्यादा नहीं होगी कभी भी, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ओके बट फिर भी मैं लैंड में इन्वेस्ट करता हूँ। उसका एक रीज़न है। जब आप लैंड में इन्वेस्ट करते हो तो आप अपनी कैपेसिटी का पूरा लगाते हो, क्योंकि लैंड हमेशा बड़ी होती है ना। आप गांव में भी होगे तो भी आपकी कैपेसिटी के हिसाब से तो पैसा लगेगा ना। लैंड में मोटा पैसा लगता है, सबको पता है। चाहे छोटा खरीदो, बड़ा खरीदो, खेत खरीदो, फार्म हाउस खरीदो, कुछ भी खरीदो, आप लैंड खरीदोगे तो पैसा लगेगा, कहीं भी खरीदो। अब आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बहुत इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहे हो। तो एग्जाम्पल, किसी ने 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर दी, थे नहीं थे, कैसे किया, मुश्किल से करी। अब उस पर सिर्फ 20% की रिटर्न आई, और कोई कहता है मेरी शेयर मार्केट में 100% की रिटर्न आ गई, क्रिप्टो में तो 1000% की रिटर्न आ गई। तो जो मेरे से बोलता है मेरे को क्रिप्टो में 1000% की रिटर्न आ गई, बोल तो कितने लगाए थे, कहता 1000 रुपये। कोई कहता है मेरे को शेयर मार्केट में कितने लगाए, कहता लाख रुपए। जब मैं बोलता हूँ रियल एस्टेट में तो बात होती है करोड़ की। तो चाहे 20% की रिटर्न आई, बट 20 लाख बने। वो परसेंटेज कम है पर वो अमाउंट ज़्यादा है, क्योंकि अब एक्चुअल में पैसा बना, समझ रहे हो। और चांसेस ऑफ लूजिंग मनी इन लैंड कितने हैं? नहीं बढ़ रहे रेट, मैं नहीं बेच रहा, नहीं ना के बराबर, ये नहीं बढ़ कम ही होता है। मैं कह रहा हूं नहीं बढ़ रहे रेट। देखो, एक तो आप पागल हो नहीं, आप मार्केट वैल्यू से ऊपर तो खरीदोगे नहीं। अगर आप पागल हो तो फिर तो आपको कोई इलाज नहीं करा सकता, ठीक है। बट अगर आप सेंसिबल हो, आप सही रेट पे चीज खरीदते हो, आप मार्केट में ऑब्जर्व करते हो कि क्या रेट है, तो चांसेस ऑफ लूजिंग मनी ना के बराबर है। जब तक आप ओवर लेवरेज ना हो, आपने बहुत ज़्यादा लोन वोन ना उठा के किया हो, तो लैंड में नुकसान नहीं होगा। मैंने कोई आदमी नहीं देखा जो लैंड खरीद के गरीब हो गया, ठीक है। तो बस यही है कि 3 चीज़ें, ETF, गोल्ड एंड रियल एस्टेट। आपके हिसाब से जैसे जो अपना यूथ है ना, मिडिल क्लास लोगों में आजकल लोग ऐसी क्या गलती कर रहे हैं, जो अपना एक सक्सेस रेट जो होता है ना वो बहुत कम है। मतलब इतने सारे लोग हैं लेकिन कोई ही ऐसा होता है जो आगे बढ़ पा रहा है। आपके हिसाब से क्या गलती कर रहे हैं मिडिल क्लास के लोग? तो मिडिल क्लास में ना एक जो प्रॉब्लम होती है, मिडिल क्लास क्यों है? यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू आर सराउंडेड बाय, ठीक है। यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड योर टाइम विद। आप उन 5 लोगों की एवरेज होते हो जिनके साथ आप रहते हो। आप भी मानते हो इस चीज़ में? मैं तो 100% मानता हूँ भाई। आप आज जो भी हो, आप जिस तरीके के लोगों के साथ हो, आप वैसे ही हो। आप अपनी इनकम देख लो और अपने आसपास के लोगों की इनकम देख लो, उनका आप एवरेज निकाल दो, आपकी इनकम एवरेज के आसपास आएगी। तो एक मिडिल क्लास में आदमी क्यों है? क्योंकि उसके आसपास के लोग मिडिल क्लास हैं। उसे वहाँ से निकलने के लिए अमीर लोगों के बीच में जाना पड़ेगा। बट अमीर लोगों को एक प्रॉब्लम होती है, अमीर लोगों को गरीब आदमी से खुजली होती है। मैं साफ बोल रहा हूँ, अमीर आदमी गरीब आदमी को अपने साथ नहीं बैठाता, वो बैठाना पसंद नहीं करता। उसे थोड़ी देर में ना खुजली होने लगती है कि यार ये चला जाए। मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि भाई मैं तो गरीब भी था, अभी मैं मिडिल क्लास भी था, और मिडिल क्लास से थोड़ा सा ऊपर भी आ गया, तो मैंने तो सारे फेसेस देखे।
थोड़ा सा ऊपर हाँ मैंने तो सारे फेसेस देखे हैं। हाँ तो आज जो मेरे से बहुत अमीर है वो भी मुझे अपने साथ नहीं बिठाएंगे, मान लो, ठीक है। तो कहने का मतलब है, एग्जाम्पल है यार, आज आप और मैं चले अंबानी से बात कर रहे हैं तो अंबानी क्या हमें बिठाएगा? बिल्कुल नहीं, सही बात है। एक सेकंड ना दे। हम्म तो और इट इज नॉट ऑलवेज अबाउट मनी, इट इज नॉट ऑलवेज अबाउट मनी। जैसे अब एग्जाम्पल है, कोई आदमी आपसे गरीब हो सकता है बट किसी चीज में आपसे अमीर हो सकता है। एक तो ये दिक्कत है मिडिल क्लास में कि किसी चीज़ में आप परफेक्ट नहीं हो, लेकिन अगर आपको चलो थोड़ी थोड़ी कई चीज़ें आती भी हैं तो लोगों में एक वो माइंड में एक ये फैक्टर ज़रूर रहता है कि यार मैं ये काम थोड़ी करूँगा। फिर तो उसका कोई इलाज ही नहीं है ना। मिडिल क्लास लोगों का मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो गांव के अभी भी दोस्त हैं, मेरे साथ रहते हैं, साथ बात करता हूँ, मैं मिलता हूँ सबसे, तो उनमें क्या रहता है कि यार ये चीज़ थोड़ी करूँगा यार मैं। जैसे अब ड्राइवर की बात कर ली, ड्राइवर की सैलरी 35,000 रुपये मिल जाएगी आज के टाइम पे गुड़गांव में मिलती है, अगर कोई decent driver रहना होगा। खाना 30-35-25,000 तो मिलेगी चाहे आप मैं कह रहा हूँ 20-25 driver हज़ार मिल रही है ना। लेकिन मिडिल क्लास आदमी, उसे ये रहेगा कि मैं भूखा मर जाएगा वो, पर उसे ये शर्म रहेगी कि मैं ड्राइवर थोड़ी बनूंगा। जबकि कितने सारे इंडिया से लोग बाहर जा जाके ड्राइवर बनते हैं, इनमें काम करते हैं, मैकडी में काम कर रहे हैं या कैब चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन अपने यहाँ रह के उनको बस ये जो वो शर्म वाला रहता है ना, बेरोजगार घूम लेंगे पर कुछ काम नहीं करेंगे। तो वो वाली चीज़ भी एक, मैं कहता हूँ अगर बच्चा 16-17 साल का हो गया है तो उसे पैसे कमाने पे ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। और हमारे माँ बाप 25 साल की उम्र तक कॉलेज में हम पढ़े हमें हैं, पता है क्या बोलते हैं, पैसे के बारे में मत सोच, पढ़ाई कर, पढ़ाई कर। पैसे के बारे में मत सोच। पैसे बाद में सोचियो पर बाद में सोचियो नहीं सोचियो, मेरे पेरेंट्स तो साहब बोलते थे कोई जरूरत नहीं है, हम दे रहे हैं, पर मुझे पता था कैसे, भाई मेरे को पता था कि नहीं हो सकता। हाँ हाँ बिल्कुल। सो आपको अपनी फैमिली की सर्कमस्टांस दिखता है, माँ बाप नहीं बोलेंगे। आप इस बात में मानते हो कि पैसे से पैसा बनता है? 100%, 100%। चलो तो इसी बात पे आपके साथ एक रैपिड फायर खेलते हैं, ठीक है भाई। आपको 2 ऑप्शंस दूंगा, ठीक है। बस फास्ट होना चाहिए पर, है ना, कोई ज़्यादा सोच समझ के नहीं। आपको एक चूज़ करना है, ठीक है। पहला, ट्रेडिंग या क्रिप्टो? नहीं, ट्रेडिंग तो दोनों में हो सकती है, ट्रेडिंग ठीक है, ठीक है, एक ही चूज़ करना है। ट्रेडिंग में सक्सेस के लिए स्किल्स ज़रूरी है या फिर लक? सक्सेस के लिए स्किल जरूरी है। स्किल्स, ओके। बिटकॉइन या फिर इथेरियम? इथीरियम से बेटर बिटकॉइन है। बिटकॉइन, ओके। रियल एस्टेट या फिर क्रिप्टो? रियल एस्टेट 100। एनी टाइम थोड़ा ज़्यादा टाइम मेरे को लगा था थोड़ा सा तो सोच के बोलोगे, पर नहीं आना तो ठीक है। गोल्ड या फिर क्रिप्टो? गोल्ड। सक्सेस या हैप्पीनेस? दोनों साथ में ही है तो हैप्पीनेस ही ले लो। ये वो वाली बात हो गई कि अमीर बन के उदास रहना, सैड रहना पसंद करोगे, गरीब रह के हैप्पी रहना पसंद करोगे? नहीं वो तो कोई बात नहीं होता, क्या रूल समझ आ जाते हैं गेम के तो आप गेम खेल ही लोगे कहीं भी। मनी या फिर फैमिली? फैमिली। इसमें तो कोई सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये जिसके पास जितनी ज़्यादा मनी होती जाती है उसके बाद समझ में आता है कि भाई हाँ फैमिली तो है ही है। एनीवेज, स्मार्ट वर्क या फिर हार्ड वर्क? भाई स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क, ओके। ये था पिक 1 ड्रॉप 1, हमारा रैपिड फायर था नहीं, ये रैपिड फायर भी है हमारे पास एक, ठीक है। तो 2-3 क्वेश्चन और है आपके लिए कि ये भी फास्ट ही होना चाहिए और इसमें वो डिप्लोमेटिक नहीं होना, ठीक है। मोस्ट ओवररेटेड फाइनेंस इन्फ्लुएंसर आपके हिसाब से कौन है? यार मैं देखता ही नहीं हूँ बाकियों। फिर भी यार थोड़ा बहुत तो देखते हो अपनी लाइन। ये तो सबसे सेफ जवाब था। नहीं यार जो सच है बता दिया। चलो, आपके हिसाब से सोशल मीडिया पे किस टाइप का कंटेंट देखना बंद कर देना चाहिए लोगों को, यूथ को? जितनी भी लड़कियों को देखते हो बिना कम कपड़ों में, सॉरी बिना तो गलत हो गया। वो बंद कर देना चाहिए। हाँ मतलब डिस्ट्रैक्शन है, लड़कियों क्योंकि कुछ मिल नहीं रहा ना। हाँ। आप टाइम भी वेस्ट कर रहे हो, कुछ मिल भी नहीं रहा। ये भी सही बात है। एक इन्वेस्टमेंट जिसे आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हो? इन्वेस्टमेंट जैसे मैं ब्लाइंडली ट्रस्ट करता हूँ खुद पर, खुद की स्किल्स पर पैसा लगाओ, कोई ब्लाइंडली ट्रस्ट। ये बहुत बड़ी बात बोल दी है। अगर आपके अंदर कोई स्किल है ना, वो वाली बात है कि हाथ का हुनर अगर है तो कहीं मात खा नहीं सकता इंसान, राइट? क्या गंदी गंदी बातें बोल रहा हूँ। पुष्कर भाई का नोटिस आइड मारा। चलो अगला क्वेश्चन पे आते हैं भाई, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप यूट्यूबर नहीं होते तो क्या होते फिर? मे बी अ रियल एस्टेट एजेंट और मे बी इन फ्यूचर अ बिल्डर, रियल एस्टेट।
के अंदर Real एजेंट होता स्टार्टिंग में। ये तो अंडरस्टूड, ये तो बहुत सीधी सी बात हो गई, इतना पूछने के बाद तो समझ आ गया कि रियल एस्टेट तो आपका नंबर 1। हाँ मैं उसमें आज नहीं तो कल घुस ही जाता। एक आपकी कोई ऐसी आदत जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हो कि मीठा बहुत खाता हूँ यार। पता है मेरे को मैंने बड़ी मुश्किल से छोड़ी है भाई। अरे मैं अभी छोड़ रहा था, आपको बताया था मैंने छोड़ रहा हूँ। हाँ। मेरी बहन ने घर पे आके बकलावा बना दिया घर पे, और आपने खा लिया? अरे खा भी लिया, और मैंने उसमें कमी बोली। मैंने कहा यार इसमें ना पिस्ता का पाउडर और ऊपर से वो डालते हैं, वो होता तो मजा आ जाता। 2 मिनट में बन के आ गया, और एक्चुअली वो बना के चली गई, एक पीस नहीं, वो पूरा बना के चली गई। अभी मैं दुबई में था और मैं डेली बकलावा खा रहा था। अरे भाई और ये नाम चीज ऐसी चीजों के नाम लेते हैं जो दिमाग में बैठ जाए। बकलावा निकालने में दिमाग से अभी बकलावा से ऊपर अभी वो पिस्ता रोल बनाते हैं ना जो, हाँ वो और नेक्स्ट लेवल है। चलो कभी करेंगे। अब वो बकलावा की एक डिश है, मतलब मेरे को तो। आपने पर मीठा खा लिया तो आप एक शर्त हार गए, हमारी एक शर्त लगी हुई थी। उसके बारे में बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। मेरे बारे में एक अच्छी बात बताओ। आपके बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत सारी हैं, तो मैं सोच रहा हूँ एक। चलो थैंक गॉड इन्होंने ये बोल दिया भाई। नहीं मैं सोच रहा यार मुझे ना मतलब कई सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, मतलब आपकी अच्छी बात क्या है कि दैट यू आर रियल। मतलब जो कैमरे के सामने हो वैसे पीछे भी हो। लोगों को हो सकता है ऐसी परसेप्शन हो कि भाई मनीष भाई एक जेन्युइन आदमी है, तो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ ही इज़। सो ये है। कई सारे इन्फ्लुएंसर्स को मिलता हूँ वो जो कैमरे में अलग हैं और रियल लाइफ में बिल्कुल अलग हैं, तो वो मज़ा नहीं आता। थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में।